कंटिन्यूटी में क्रिया विज्ञान शरीर करेंगे तीन। तो स्थिर प्रसूति में आज हम गर्भावस्था के बारे में देखेंगे, गर्भणी की पथ्यापथ्य अवस्था के बारे में देखेंगे, मूढ़ गर्भ के बारे में देखेंगे और गर्भणी में होने वाली व्याधियों के बारे में भी हम आज की क्लास में देखेंगे। तो गर्भावस्था के बारे में हम जब आयुर्वेद का तो देखते हैं, तो आयुर्वेद में गर्भावस्था के बारे में हमने सद्योगर्भा के लक्षण कल देखे थे कि श्रमोग्लानि पिपासा शक्ति सदनम शुक्र शोणिति बंधम स्पूर्णम च योनि। आयुर्वेद में भी गर्भावस्था के बारे में क्या बतलाया, सद्योगर्भा और व्यक्त गर्भा के लक्षण। सद्योगर्भा के लक्षण हमने कल देखे थे कि आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं कि श्रमोग्लानि पिपासा शक्ति सदनम शुक्र शोणिति बंधम स्पूर्णम च योनि। ये लक्षण किसका है, सद्योगर्भा का लक्षण। किसने बतलाया, आचार्य सुश्रुत ने बतलाया। एग्जाम में क्वेश्चन श्लोक डाल देते और पूछ लेते कि किसका लक्षण है। तो श्रमोग्लानि पिपासा शक्ति सदनम शुक्र शोणित्यो बंधम स्पूर्णम च योनि। कई बार ओनली योनि स्फुरन पूछ लेते किसका लक्षण है, तो योनि स्फुरन लक्षण भी किसका है, सद्योगर्भा का लक्षण है। और आचार्य चरक बतलाते हैं सद्योगर्भा के लक्षण। सद्योगर्भा मतलब क्या भाई, जैसे ही फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होता है तो तत्काल उस समय यूपीटी की जांच नहीं हो करती थी, यूरिन टेस्ट। तो आचार्यों ने गर्भिणी के लक्षण देख के बताया कि ये स्त्री प्रेग्नेंट हो गई है। तो श्रम ग्लानि पिपासा हो, उसको पैरों में भारीपन हो, शक्ति सदनम शुक्र शोणित बंधम और योनि में स्फुरण हो। योनि में स्फुरण को मॉडर्न भी बोलता है। मॉडर्न जो बोलता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में साइन मिलता है, पल्सेशन इन फॉर्निक्स, इसको मॉडर्न क्या बोलता है, ओसिएंडर साइन बोलता है। तो सद्योगर्भा के लक्षण हमने सुश्रुत के अनुसार कल की क्लास में देखे थे और चरक के अनुसार सद्योगर्भा के लक्षण का श्लोक कई बार डाल देते हैं और पूछते हैं एग्जाम में पीएससी में कि निष्ठुविका गौरवम अंगसाद तंद्रा। निष्ठुविका मतलब वॉमिटिंग, नोसिया होना। निष्ठुविका गौरवम, गौरवम मतलब भारीपन, अंगसाद तंद्रा प्रहर्षो हृदयव्यथा तृप्तिश्च बीज ग्रहणम योन्याम सद्योनुगत लिंगम। कई बार ओनली पूछ लेते हैं हृदय व्यथा किसका लक्षण है, तो हृदय व्यथा भी लक्षण किसका है, सद्योगर्भा का लक्षण। किसने बतलाया, चरक ने बतलाया। और निष्ठुविका गौरवम अंगसाद तंद्रा श्लोक देख के आपको पहचानना चाहिए कि ये लक्षण किसका है, सद्योगर्भा का लक्षण है। आचार्य वाग्भट ने हल्लास को सद्योगर्भा का लक्षण माना है। तो चरक ने क्या बतलाया, सद्योगर्भा का लक्षण। सुश्रुत ने क्या माना, ये हमने देखा। और वाग्भट के अनुसार हल्लास किसका लक्षण, तो वाग्भट ने हल्लास किसका लक्षण माना है, सद्योगर्भा का लक्षण माना। कल की क्लास में हमने व्यक्त गर्भा के लक्षण भी देखे थे कि व्यक्त गर्भा के लक्षण क्या बतलाए। व्यक्त मतलब कि भाई आफ्टर 2 to 3 मंथ बाद में जब गर्भिणी का पेट दिखने लग जाए, पेट दिखने लग जाएगा तो ये तो पता चल जाएगा भाई ये प्रेगनेंसी है। अब प्रेगनेंसी में व्यक्त गर्भा का पहला लक्षण पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में कि व्यक्त गर्भा का प्रथम लक्षण क्या है। तो आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि स्तनोकृष्ण मुक्ता। स्तनोकृष्ण मुक्ता मतलब स्तनों में, ब्रेस्ट में कालापन आने लगे, जो निप्पल्स है वो ब्लैकिश हो जाए। तो स्तनोकृष्ण मुक्ता रोम राज्य उद्गमस्तता, रोम राज्य की उत्पत्ति होने लगे, लिनिया निग्रा, पैरों पर लाइनिंग आने लगे। और अक्षि पक्षमाणी चप्यस्या, अक्षि पक्षमाणी चप्यस्या समिलियंत विशेष मतलब आंखों में भारीपन हो और आंखों की पलकें चिपकने लग जाए। और कई बार पीजी में, पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि अकामात छर्दीयति, बिना कारण की वोमिटिंग होना, गंध ध्रुजा सुबह, गंध आदि से बिना कारण की वोमिटिंग होना, अकामात छर्दीयति
गंध ध्वजा सुभात पुच्छ लक्षण किसका है, तो ये भी किसका लक्षण है, व्यक्त गर्भ का। तो ये तीनों लक्षण किसने माने, सुश्रुत ने। ये आयुर्वेद के अनुसार हमने गर्भावस्था के लक्षण देखे थे। मॉडर्न क्या बोलता है ना, गायनी और ऑब्स्ट्रिक्स से, मॉडर्न से भी 2-3 क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो हम आज मॉडर्न से गर्भावस्था के क्या लक्षण है और गर्भिणी में आहार की व्यवस्था क्या होती है, गर्भिणी को 9 महीने में क्या क्या लेना है, ये हमने कल भी देखा था। गर्भिणी क्या कर्म करती है तो होने वाले बच्चे में क्या तकलीफ आती है। गर्भिणी उत्थान शयन करती है, सीधा होके सोती है 9 महीने तक, तो नाभि नाल कहाँ पे आ जाती है, बच्चे के कंठ में आ जाती है। गर्भिणी नक्त चारणी विवर्त चारणी, नक्त चारणी मतलब रात को घूमने वाली, दिन में घूमती है, कभी खजराना गए, कभी सराफा गए, कभी छप्पन गए रात में, तो होने वाली संतान कैसी होगी, उन्मादी होगी। और गर्भिणी कैसी, कलहशिला है, कलहशिला मतलब झगड़ालू है, कभी उसका सास से झगड़ा हो रहा है, कभी ननन से झगड़ा हो रहा है, तो होने वाली संतान कैसी होगी, अपस्मारी होगी। अगर गर्भिणी नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है मतलब कि मांस का सेवन करती, मांस में भी किसका, गोधे के मांस का सेवन करती है, तो होने वाली संतान कैसी होगी, सरकार आशमरी और सने में वाली। गर्भिणी वराह के मांस का सेवन करती है, तो जो संतान होगी या जो बच्चा होगा वो रक्ताक्षम लाल आंख वाला होगा और अतिलोम संयुक्तम, अतिलोम संयुक्त मतलब अधिक बाल वाला होगा, और साथ में क्या होगा, अधिक बाल वाला बच्चा होगा, और साथ में ही क्या बतलाया गया है, लाल आंख वाला होगा। और गर्भिणी अगर मत्स्य मांस का सेवन करती है, तो गर्भिणी मत्स्य मांस का सेवन करती है, तो होने वाली संतान कैसी होगी, चीरनी में सम स्तब्ध अक्षम, मतलब ये जो बच्चे की पलक होती है, टोसिस बोलते हैं मॉडर्न में इसको, ये बच्चे की पलक बंद रहती तो बंदी रहती, खुलती नहीं है। ये क्यों होता है ऐसा बच्चा, तो गर्भिणी अगर गर्भावस्था में किसका सेवन करे, मत्स्य मांस का सेवन करे। तो ये तो हमने कल की क्लास में देखा था। आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम जो देखने जा रहे हैं, उसमें हम लोग देख रहे हैं आपका, क्या देख रहे हैं हम लोग, गर्भिणी गर्भावस्था के लक्षण मॉडर्न के अनुसार देखेंगे। मॉडर्न के अनुसार साइन पे लास्ट टाइम हेगर साइन से क्वेश्चन पूछा गया था। इस साल की एआईपीजीटी में भी क्वेश्चन साइन पे आया था। जो गर्भावस्था, जो ट्राइमेस्टर में जो साइन हमको मिलते हैं, ओसिएंडर साइन, चेडविक साइन, आपका जो है पाल्मर साइन, पिस्केट साइन, हेगर साइन, इनके लक्षण क्या है और ये किस वीक में देखे जाते हैं, इन 2 टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं प्रेगनेंसी का मॉडर्न के अनुसार हम लोग देख रहे हैं। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, जो यूटेरस का जो साइज होता है, नॉर्मल साइज कितना होता है यूटेरस का, 7.55 गुणे 2.5 सेंटीमीटर, ये नॉर्मल साइज है। और प्रेगनेंसी में जो साइज हो जाता है वो कितना हो जाता है, 30, 22 और 20 सेंटीमीटर। नॉर्मल अवस्था में यूटेरस का साइज कितना होता है, 7.5, 5 और 2.5 सेंटीमीटर। और गर्भावस्था में इसका साइज कितना हो जाता है, 30, 22 और 20 सेंटीमीटर। सामान्य अवस्था में यूटेरस का जो वेट होता है, सामान्य अवस्था में यूटेरस का वेट कितना होता है, 50 ग्राम। और गर्भावस्था के दौरान इसका वेट जो होता है यूटेरस का कितना हो जाता है, 900 ग्राम। सामान्य अवस्था में यूटेरस का वेट कितना होता है, 50 ग्राम, और गर्भावस्था में कितना हो जाता है, 900 ग्राम। साइज इसका 7.5, 5 और 2.5 सेंटीमीटर होता है। और साइज गर्भावस्था में प्रेगनेंसी में कितना हो जाता है, 30, 22 और 20 सेंटीमीटर। अब टोटल वेट कितना गेन करती है गर्भिणी, गर्भिणी का गर्भावस्था के दौरान कितना वजन बढ़ जाता है, तो गर्भिणी का गर्भावस्था के दौरान वजन कितना बढ़ जाता है, 11 किलो। कितना वजन बढ़ जाता है, 11 किलो। अब वेरिएंट जो गर्भावस्था है, प्रेगनेंसी है, उसको 3 ट्राइमेस्टर में विभाजित किया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है ये 0 से 12 वीक तक का होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपको सबको पता, 0 से 12 वीक तक जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। 13 से 28 वीक तक, 13 से 28 वीक तक कौन सा होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर होता है। और 29 से 40 वीक तक होता है आपका थर्ड ट्राइमेस्टर। तो ये 3 ट्राइमेस्टर में पूरी प्रेगनेंसी को मॉडर्न डिवाइड करता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपका 12 वीक तक, 28 वीक तक, और सेकंड ट्राइमेस्टर से 28 वीक, और थर्ड ट्राइमेस्टर जो होते लेके 40 वीक तक।
ठीक है। अब एक एक ट्राइमेस्टर के जो आईएमपी लक्षण है उनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक तो क्या देखने को मिलता है, एमेनोरिया, एमसी पीरियड है ना बंद हो जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे पहला सिम्टम हमको एमेनोरिया देखने को मिलेगा। एमेनोरिया मतलब कि एमसी है ना बंद हुआ। महीना कब आया था लास्ट बार, बोले कि 5 तारीख को आया था, 6 तारीख हो गई, जाइए यूपीटी करा के आइए। तो पहले एमेनोरिया। दूसरा लक्षण बोला मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस होगी अर्थात उसको वॉमिटिंग होना, वॉमिटिंग जैसा लगना, ये सब इसमें मिलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तीसरा लक्षण मेरी आईएमपी बोला है ब्रेस्ट चेंजेस। ब्रेस्ट चेंजेस, और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि मोंटेगो मेरी ट्यूबरकल किस ट्राइमेस्टर में देखा जाता है। तो ब्रेस्ट चेंजेस में ब्रेस्ट में मोंटेगो मेरी ट्यूबरकल बनते हैं। ब्रेस्ट में क्या बन जाते हैं, मोंटेगो मेरी ट्यूबरकल बनते हैं। और किस वीक में बनती है एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो ब्रेस्ट में मोंटेगो मेरी ट्यूबरकल, ये किस वीक में बन जाते हैं भाई, मोंटेगो मेरी ट्यूबरकल 8th वीक में बन जाते हैं ब्रेस्ट के अंदर। 8th वीक में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के 8th वीक में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोंटेगो मेरी ट्यूबरकल ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के किस वीक में बनते हैं, तो 8th वीक में बनते हैं। और कोलोस्ट्रम का सिक्रीशन भी होता है ब्रेस्ट से। नॉर्मली आफ्टर डिलीवरी तो कोलोस्ट्रम निकलता ही है, लेकिन कोलोस्ट्रम का सिक्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किस वीक में होता है, तो कोलोस्ट्रम का सिक्रेशन जो होता है ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किस वीक में होता है, 12 वीक में। कोलोस्ट्रम का सिक्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किस वीक में होता है, 12 वीक में होता है। किस वीक में होता है भाई, 12 वीक में। मोंटेगो मेरी ट्यूबरकल किस में बनते हैं, 8th वीक में। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमिनो मिलता है, मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलती है, ब्रेस्ट में मोंटेगो मेरी ट्यूबरकल देखने को मिलते हैं। और कोलोस्ट्रम का सिक्रेशन भी किस में होता है, फर्स्ट। सारे ही साइन हमको किस ट्राइमेस्टर में देखने को मिलते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को। सारे के सारे मैक्सिमम, एक बोक्स्टन हिक्स साइन जो होता है ये सेकंड ट्राई में मिलता है, बाकी सबको सारे साइन हमारे जो होते हैं। तो इनको 3 भागों में विभाजित किया फर्स्ट ट्राइमेस्टर। उनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो साइन मिलते हैं उसको 3 भाग। वेजाइनल साइन, वेजाइनल साइन हमको 2 मिलते हैं। वेजाइनल साइन कौन कौन से, एक तो आपका चेडविक साइन, एक चेडविक साइन। इस साल की एआईपीजीटी 2021 में चेडविक साइन से क्वेश्चन आया था। दूसरा हमको मिलता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वेजाइनल साइन, मतलब जिसमें वेजाइना में चेंज देखने को मिलेगा। तो वेजाइनल में चेडविक साइन क्या बोलता है भाई, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना। जो वेजाइना कैसी दिखी, ब्लूइश डिस्कलरेशन। तो चेडविक साइन ब्लूइश डिस्कलरेशन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना, इसको हम क्या बोलते हैं, चेडविक साइन बोलते हैं। और दूसरा जो वेजाइनल साइन होता है उसको हम बोलते हैं ओसिएंडर साइन। दूसरा जो साइन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओसिएंडर साइन। तो ओसिएंडर साइन भी हमको वेजाइना में चेंज मिलता है। ओसिएंडर साइन क्या बोलता है, पल्सेशन, जिसको सुश्रुत क्या बोलते हैं, योनि स्फुरण। योनि स्फुरण मतलब कि क्या भाई, पल्सेशन दिखाई देती फॉर्निक्स के अंदर। वेजाइना के फॉर्निक्स में अगर आपको पल्स साउंड टाइप का मिलता है, योनि स्फुरण फड़कन जो मिलती है उसको ही क्या बोलते हैं, ओसिएंडर साइन। तो पल्सेशन इन फॉर्निक्स, पल्सेशन इन फॉर्निक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, पल्सेशन इन फॉर्निक्स को हम क्या बोलते हैं भैया, इसको हम बोलते हैं ओसिएंडर साइन। तो वेजाइनल 2 साइन याद हुए। एक में वेजाइनल साइन आपका बोलता है, क्या बोलता है भाई, जिसको हम बोलते हैं चेडविक साइन। चेडविक साइन बोलता है कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना, वेजाइना कैसी दिखाई दे, ब्लूइश दिखाई दे, तो वो साइन क्या कहता है, चेडविक साइन कहता है। और ओसिएंडर साइन कहता है योनि स्फुरण, पल्सेशन इन फॉर्निक्स। पल्सेशन अगर आपको
दिखाई दे किसके अंदर, ओसिएंडर साइन। ये दो साइन तो हमारे वेजाइनल साइन है। आपको सर्वाइकल मिलते हैं, सर्वाइकल भी, सर्वाइकल मतलब सर्विक्स से रिलेटेड, सर्विक्स से रिलेटेड हमको दो साइन मिलते हैं। कौन कौन से हैं भाई? सर्वाइकल साइन, सर्वाइकल साइन, सर्वाइकल साइन जो होते हैं दो मिलते हैं हमको। कौन कौन से हैं? एक तो होता है आपका जेकमर साइन, एक आपका जेकमर साइन और दूसरा आपका गोडेल साइन। जेकमर साइन, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो पहला जेकमर साइन, दूसरा गोडेल साइन। जेकमर साइन कहता है कि ब्लूज डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स, ब्लूज डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना पूछे तो कौन सा है? चेडविक साइन है। और ब्लूज डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स आपने देखा होगा एक इंटरनल सर्विक, एक एक्सटर्नल ओस होता है और एक इंटरनल ओस होता है। इंटरनल तो एक चेडविक साइन होता है, दूसरा हमने देखा ओसिएंडर साइन होता है, तीसरा हमने देखा सर्वाइकल साइन में आपका कौन सा? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव मतलब कि जेकमर साइन। जेकमर साइन कहता है कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स को हम क्या बोलते हैं? जेकमर साइन कहते हैं। और गोडेल साइन कहता है सर्विक्स बिकम सॉफ्ट, सर्विक्स अगर आपको सॉफ्ट लगे तो सर्विक्स बिकम सॉफ्ट, सर्विक्स बिकम सॉफ्ट, सर्विक्स बिकम सॉफ्ट ये कौन सा साइन है? तो सर्विक्स बिकम सॉफ्ट ये कौन सा साइन देखा जाता है भाई? गोडेल साइन। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सर्विक्स बिकम सॉफ्ट विच साइन, तो सर्विक्स बिकम सॉफ्ट गोडेल साइन। और ब्लूज डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना, ब्लूज डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना चेडविक साइन। और ब्लूज डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स पूछे तो कौन सा साइन है? कौन सा साइन है? जेकमर साइन। तो ये सर्वाइकल साइन दो, वेजाइनल साइन भी दो। वेजाइनल कौन कौन से थे? आप चेडविक, चेडविक कहता है कि ब्लूज डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना। ओसिएंडर साइन क्या कहता है? सर्वाइकल साइन में दो देखा, जय गुरुदेव, जय से जेकमर साइन। जेकमर साइन कहता है कि ब्लूज डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स, और आपका गोडेल साइन कहता है सर्विक्स बिकम सॉफ्ट। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तीन साइन आपको मिलते हैं। कौन से मिलते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको यूटेराइन साइन कितने मिलते हैं? तीन, जो यूटेरस से रिलेटेड है। यूटेराइन साइन तीन होते हैं। सबसे पहला जो साइन है उसको हम बोलते हैं पिस्केक साइन। पिस्केक साइन पहला जो साइन है यूटेरस से रिलेटेड, उसका नाम क्या है? पिस्केक साइन। यूटेरस से रिलेटेड पिस्केक साइन कहता है यूटेरस इनलार्जमेंट एसिमेट्रिकल, यूटेरस का जो इनलार्जमेंट होगा वो सिमेट्रिकल नहीं होता। कैसा होता? एसिमेट्रिकल होता है। तो ऐसे साइन को हम क्या कहते हैं? पिस्केक साइन। दूसरा जो साइन है आपका हेगर साइन। हेगर साइन क्या कहता है आपको? हेगर साइन कहता है कि हेगर साइन क्या कहता है कि सॉफ्टनेस ऑफ स्टमस, स्टमस में अगर सॉफ्टनेस दिखाई दे आपको, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि सॉफ्टनेस ऑफ स्टमस को कौन सा साइन कहते हैं? तो सॉफ्टनेस ऑफ स्टमस को हम कौन सा साइन कहते हैं? हेगर साइन। और सॉफ्टनेस ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स बिकम सॉफ्ट, ये कौन सा साइन है? गोडेल साइन। और सॉफ्टनेस ऑफ स्टमस पूछे तो सॉफ्टनेस ऑफ स्टमस कौन सा साइन है? हेगर साइन। और यूटेरस का इनलार्जमेंट असिमेट्रिकल हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? पिस्केक साइन। और तीसरा साइन आता है पाल्मर साइन। पाल्मर साइन जो होता है, पाल्मर साइन कहता है कि रेगुलर और रिदेमिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूटेरस का रेगुलर और रिदेमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो रेगुलर रिदेमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस को हम बोलते हैं पाल्मर साइन। तो ये सारे साइन आईएमपी, और ये मान के चले कि आपकी पीएससी में एक क्वेश्चन साइन पे लगभग आना ही है ना। तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने देखा कि कौन कौन से साइन मिलते हैं। क्या क्या देखा भाई? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक तो एमेनोरिया, दूसरा मॉर्निंग सिकनेस, तीसरा मोंटेगोमेरी ट्यूमर कल ब्रेस्ट में देखने को मिलते हैं। तीसरा हमने देखा कि कोलोस्ट्रम का सिक्रेशन जो होता है 12 वीक में देखने को मिलता है। वेजाइनल साइन हमको दो मिलते हैं, ओसिएंडर साइन और चेडविक साइन। चेडविक साइन कहता है कि ब्लूज डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना, और ओसिएंडर साइन कहता है कि पल्सेशन इन फॉर्निक्स। सर्वाइकल साइन हमको दो मिलते हैं, जय गुरुदेव, तो जेकमर साइन,
जेकमर साइन कहता है कि ब्लूज डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स, और गोडेल साइन कहता है कि सर्विक्स बिकम सॉफ्ट। और यूटेराइन साइन हमको तीन मिलते हैं। पिस्केक साइन, पिस्केक साइन कहता है कि रेगुलर रिदमिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो, सॉरी, यूटेरस इनलार्जमेंट अगर असिमेट्रिकल हो तो इसको पिस्केक साइन कहते हैं। और सॉफ्टनेस ऑफ स्टमक, सॉफ्टनेस ऑफ स्टमक को हम क्या कहते हैं, स्टमक को हम क्या कहते हैं भैया, हेगर साइन कहते हैं। और रेगुलर रिदमिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को हम पाल्मर साइन कहते हैं। क्योंकि कौन से साइन को क्या कहते हैं ये हमको याद होना जरूरी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 110% पीएससी में यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये तो साइन के बारे में हमने देखा। भी कौन सा साइन कब देखने को मिलता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा साइन किस वीक में। तो उसके लिए हमको एक चार्ट याद करना पड़ता है क्रम से। जी गोडेल साइन, फिर उसके बाद में पिस्केक साइन, गोडेल साइन, पाल्मर साइन, चेडविक साइन, ओसिएंडर साइन। गोडेल साइन, पाल्मर साइन, चेडविक साइन, ओसिएंडर साइन, हेगर साइन, पिस्केक साइन और ब्रोक्स्टन हिक्स साइन। क्रम से याद रखना है भाई। कौन सा गोडेल साइन, जी, फिर उसके बाद कौन सा पाल्मर साइन, जीपी सीओ। इंदौर में जीपीओ है, यहाँ पे क्या है, जीपीसीओ। जी से गोडेल साइन, पी से पाल्मर साइन, जी से गोडेल साइन, पी से पाल्मर साइन, सी से चेडविक साइन, ओ से ओसिएंडर साइन, जीपीसीओ। एच पीबी, एचपीबी, एच से हेगर साइन, पी से पिस्केक साइन और बी से ब्रोक्स्टन हिक्स साइन, जीपीसीओ, एचपीबी। ये क्रम से याद होना जरूरी, क्योंकि एग्जाम में नहीं तो भूल जाएंगे हम। सबसे पहले जी से गोडेल साइन, जीपीसीओ, तो पी से आपका पाल्मर साइन, सी से चेडविक साइन, ओ से ओसिएंडर साइन, जीपीसीओ। फिर क्या है, एचपीबी, हेगर साइन, पिस्केक साइन और ब्रोक्स्टन हिक्स साइन। अब कौन सा साइन कब मिलता है, गोडेल साइन मिलता है 4 से 6 वीक में। 4 से 6 वीक में गोडेल साइन, 4 से 8 वीक में आपका पाल्मर साइन। 4 से 6, 4 से 8, फिर 8 वीक में, 8 वीक में, 8 वीक, 8 वीक, फिर 6 से 10 वीक, 6 से 8 वीक और लास्ट वाला 16 वीक में। इसको इधर से क्रम याद रहेगा तो उधर हम लिख लेंगे। इधर क्या क्रम है भाई, जीपीसीओ, जी से गोडेल साइन, पी से पाल्मर साइन, सी से चेडविक साइन, ओ से ओसिएंडर साइन। फिर उसके बाद में एचपीबी, एच से हेगर साइन, पी से पिस्केक साइन और बी से ब्रोक्स्टन हिक्स साइन, जीपीसीओ एचपीबी। और उसके सामने हमको क्या लिखना है भाई, 4 से 6 वीक, 4 से 8 वीक, फिर 8 वीक, 8 वीक, 4 से 6 वीक वाला गोडेल साइन, 4 से 8 वीक वाला पाल्मर साइन, फिर आपका सीओ चेडविक साइन और ओसिएंडर साइन दोनों ही किसमें मिलते हैं, 8 वीक में। हेगर साइन 6 से 10 वीक में, पिस्केक साइन 6 से 8 वीक में, 6 से 10, 6 से 8 और लास्ट में ब्रोक्स्टन हिक्स साइन कितने वीक में मिलता है, कितने वीक में मिलता है, 16 वीक में मिलता है। ब्रोक्स्टन हिक्स साइन किसमें कितने वीक में मिलता है, 16 वीक में मिलता है। तो कौन से साइन को क्या कहते हैं और कौन सा साइन हमको किस, ये हमको दोनों ही याद होना जरूरी है। ये तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में हमने देखा। सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर जो होता है वो 13 से 28 वीक का जो समय होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको पता ही है वोमिटिंग, नोसिया सबसाइड हो जाती, उल्टियां आदि बंद हो जाती, किसमें, सेकंड ट्राइमेस्टर में। दूसरी चीज क्या बोली है इसमें, दूसरी चीज बोली है, क्या बोली, क्यूकिंग मिलती। क्यूकिंग मतलब फीलिंग ऑफ लाइफ। हाथ रखते हैं तो बच्चा या माँ को पता चलता है बच्चा घूम रहा है, अभी घूमा था, तो क्यूकिंग ऑफ लाइफ। तो ये क्यूकिंग ऑफ लाइफ कब मिलने लग जाती है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो प्राइमी है, जिसको पहला बच्चा हो रहा है, तो प्राइमी ग्रेविडा में क्यूकिंग ऑफ लाइफ देखी जाती 18 वीक में। क्यूकिंग ऑफ लाइफ इन प्राइमी ग्रेविडा, प्राइमी ग्रेविडा में ये 18 वीक में देखने को मिलती है। और मल्टीपेरा है, मल्टी जिसके मल्टी ग्रेविडा है, दूसरा तीसरा बच्चा है,
तो वो अनुभवी हो जाती है, इसलिए उसको क्यूकिंग पहले ही पता चलने लग जाती है। कितने वीक में? 16 वीक में। क्यूकिंग मल्टीपेरा में पूछे तो 16 वीक में, प्राइमरी में पूछे तो 18 वीक में। ठीक है। इसके बाद में लीनिया निग्रा देखने को मिलता है सेकंड ट्राइमेस्टर में। लीनिया निग्रा क्या होता है? प्यूबिक ऑफ सिंपाइसिस से लेकर के इंसिफार्म कार्टिलेज जो हमारा यहाँ पे होता है, यहाँ प्यूबिक ऑफ सिंपाइसिस से इंसिफार्म कार्टिलेज तक लाइनिंग देखने को मिलती है। प्यूबिक ऑफ सिंपाइसिस से इंसिफार्म कार्टिलेज तक लाइनिंग देखने को मिलती है। इंसिफार्म कार्टिलेज जो प्यूबिक सिंपाइसिस है, यहाँ से ऐसी लाइनिंग आपको जो है देखने को मिलती है एब्डोमेन पे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लीनिया निग्रा बोलते हैं। और ये किस वीक में बनने लग जाती है? तो लीनिया निग्रा भी हमको 20 वीक में देखने को मिलती है। लीनिया निग्रा भी हमको कब देखने को मिलती है? 20 वीक में। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में लीनिया निग्रा, क्यूकिंग ऑफ लाइफ और एफएसआई देखते हैं। एफएसआई देखते हैं मतलब कि फिटल हार्ट साउंड हम देखते हैं। तो वो कहाँ पे देखी जाती है? फिटल हार्ट साउंड देखी जाती है नाभि से 5 सेंटीमीटर नीचे। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा, फंडल हाइट पूछते हैं कि 24वें वीक में फीटस कहाँ पे होता है? तो 24वें वीक में फीटस होता है अम्लाइकस पे। 24वें वीक में फीटस कहाँ पे होता है? अम्लाइकस पे। 24वें वीक में क्या मिलता है भाई? फीटस कहाँ पे मिलता है? अम्लाइकस पे मिलता है। 32वें वीक में फीटस कहाँ पे मिलता है भाई? अपर एंड मिडिल 1/3 लेवल पे मिलता है। अपर और मिडिल 1/3 लेवल पे मिलता है। कहाँ पे? 32वें वीक में। और 36वें वीक में पूछते हैं कि फीटस कहाँ पे होता है? तो ये आपकी इंसिफार्म कार्टिलेज तक आ जाता है। 24वें वीक में फंडल हाइट आप फीटस पूछे तो अम्लाइकस पे है। 32 में पूछे तो ये अपर और मिडिल के 1/3 लेवल पे होता है 32वें वीक में। 36वें वीक में ये यहाँ पे आ जाता है। कहाँ पे? इंसिफार्म कार्टिलेज तक। यहाँ पे आने के बाद बच्चा फिर नीचे खसकने लगता है। तो 36वें वीक में पूछे तो इंसिफार्म कार्टिलेज पे, 24वें वीक में पूछे तो अम्लाइकस पे होता है, 32वें वीक में लोअर और मिडिल 1/3 लेवल पे होता है। लोअर और मिडिल 1/3 लेवल पे होता है 32वें वीक में। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 40वें वीक में फीटस की स्थिति कहाँ पे होती है? तो 40वें वीक में फीटस होता है लेवल आप 32वें वीक के लेवल पे पहुंच जाता है। 32वें वीक में जहां फीटस यहाँ पे होता है बीच में, वहां पे भी चला जाता है किस वीक में? 40वें वीक में। तो ये आपको मेनली याद रखना। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या लक्षण है। सेकंड ट्राइमेस्टर में लीनिया निग्रा देखने को मिलती है, वॉमिटिंग सबसाइड हो जाता है, क्यूकिंग ऑफ लाइफ देखने को मिलती है, फंडस हाइट देखने को 24वें वीक में ये कहाँ पे होता है? अम्लाइकस पे होता है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में कुछ ज्यादा लक्षण नहीं देखने को मिलते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में जो होता है मिक्चुरेशन है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, मल मूत्र उसको बार बार आने लग जाता है गर्भिणी को, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन बढ़ जाता है। एब्डोमेन इनलार्जमेंट देखने को मिलता है। एब्डोमेन का इनलार्जमेंट होने को देखने को मिलता है किसमें? थर्ड ट्राइमेस्टर में। और फंडल हाइट आपको याद रखना है कि 32वें वीक में लोअर और मिडिल 1/3 लेवल पे होता है, 36वें वीक में इंसिफार्म कार्टिलेज पे होता है, और 40वें वीक में ये 32वें वीक के लेवल पे आ जाता है। ये आपकी मॉडर्न के अनुसार तीनों ट्राइमेस्टर के जो लक्षण है वो हमको याद होना चाहिए। इसके अलावा जो गर्भिणी की पथ्य व्यवस्था है, पथ्य व्यवस्था पे भी क्वेश्चन पूछते, कई बार क्वेश्चन आया है कि गर्भिणी को क्षीर प्लस नवनीत किस महीने में देना चाहिए? खुशबू, गर्भिणी को क्षीर नवनीत दूध को और मक्खन गर्भिणी को किस माह में निर्देशित है? किस माह में है खुशबू? आवाज आ रही मेरी? 5वें महीने में सर। आ रही है सर। चौथे माह में दिया जाता है सर। नवनीत में 4 शब्द हैं, इसलिए चौथे। कौन से महीने में? चौथे महीने में सर। चौथे महीने में। और क्षीर मधु सर्पी? तीसरे में सर। थर्ड में। तीसरे में। तो ये 9 महीने की जो पथ्य व्यवस्था है चरक और सुश्रुत की, ये दोनों ही हमको मेनली याद होना चाहिए। तो हम पहले यहाँ पे देख रहे हैं, तो पहले चरक के अनुसार हम देख रहे हैं कि गर्भिणी को 9 महीने में क्या क्या देना चाहिए। तो पहले महीने में क्या देना चाहिए? आचार्य चरक कहते हैं कि अनौपसंस्कृत क्षीर। पहले महीने में आप ओनली दूध दो, उसको कुछ भी नहीं देना है मिला के। पहले महीने में गर्भिणी को ओनली क्या देना है? क्षीर देना है। ओनली क्या देना है? क्षीर, दूध देना है। दूसरे महीने में पूछे चरक अनुसार गर्भिणी को द्वितीय महीने में क्या पथ्य है?
द्वितीय महीने की पथ्यावस्था क्या बतलाई चरक ने? क्षीर प्लस मधुर औषध, क्षीर प्लस मधुर औषध देते हैं किसमें? दूसरे महीने में देते हैं। ठीक है, तीसरे महीने में पूछे चरक के अनुसार तीसरे महीने में क्या देते हैं? तो क्षीर सर्पी और मधु। क्षीर सर्पी मधु पे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि क्षीर सर्पी मधु चरक के अनुसार गर्भणी के किस महीने में निर्देशित है? तो क्षीर सर्पी मधु किसमें? तीसरे महीने में। चौथे महीने में पूछे क्या देते हैं? तो चौथे महीने में बोला क्षीर नवनीत। नवनीत मतलब होता मक्खन। क्षीर नवनीत अक्ष मात्रा में, मात्रा भी कितनी बदली? अक्ष मात्रा। अक्ष किसका पर्याय है? कर्ष का पर्याय है। अक्ष किसका पर्याय है भैया? कर्ष का। तो पहले महीने में हमने दूध देते हैं, दूसरे महीने में क्या देना है? दूध प्लस मधुर औषध देना है। तीसरे महीने में क्या देना है? क्षीर सर्पी और मधु। तीसरे महीने में और चौथे महीने में क्षीर नवनीत। क्षीर नवनीत मतलब कि दूध को मक्खन के साथ में देते हैं। और मात्रा भी पूछे तो कितनी मात्रा में देना है? अक्ष मात्रा में। मात्रा कितनी है? अक्ष मात्रा में। तो क्षीर नवनीत चौथे महीने में। पहले महीने में ओनली दूध, दूसरे महीने में क्षीर प्लस मधुर औषध, तीसरे महीने में क्षीर सर्पी और मधु। चौथे महीने में हम क्या देते हैं भाई? चौथे महीने में क्षीर प्लस नवनीत। और कितनी मात्रा में देना है? अक्ष मात्रा में। पहले 4 महीने का याद हुआ। पहले में क्षीर, दूसरे में क्षीर प्लस मधुर औषध, तीसरे में क्षीर सर्पी और मधु, चौथे महीने में गर्भिणी में चरक के अनुसार क्या देते हैं? क्षीर प्लस नवनीत। और वो भी कितनी मात्रा में देते हैं? अक्ष मात्रा में देने का बतलाया। ठीक है, पहले 4 महीने का। अब 5वें महीने में क्या बोला है चरक ने? 5वें महीने में बोला है क्षीर सर्पी। ओनली क्षीर सर्पी पूछे है। ओनली क्षीर सर्पी चरक के अनुसार गर्भिणी के किस महीने में निर्देशित है? तो ओनली दूध और घृत देते हैं। क्षीर सर्पी मतलब दूध और घृत। किसमें? 5वें महीने। छठे महीने में बोला है क्षीर सर्पी प्लस औषध। ये जो है इसमें औषध और जोड़ देंगे। क्षीर सर्पी प्लस औषध। क्षीर सर्पी औषध किसमें है? छठे महीने में। और 7वें महीने में भी सेम है। 5वें महीने में क्षीर सर्पी, छठे महीने में कुछ नहीं करना, क्षीर सर्पी में औषध जोड़ दो। 7वें महीने में भी क्षीर सर्पी औषध। 8वें महीने वाला कई बार क्वेश्चन आए है, गर्भिणी में क्षीर यवागु किस महीने में देते हैं? और इस पे चरक संहिता का जब हम शारीरिक स्थान पढ़ते हैं 8वां अध्याय, तो वहां आचार्य भद्रकाप्य नाम के एक आचार्य हुए। उन्होंने बोला कि गर्भिणी को क्षीर यवागु मत दो 8वें महीने में। इससे दोगे तो बच्चे में क्या हो जाएगा? पिंगल्य बांधा हो जाएगा। 8वें महीने में क्षीर यवागु गर्भिणी को दोगे तो भद्रकाप्य कहते हैं कि बच्चे में क्या हो जाएगा? पिंगल्य बांधा। पिंगल्य बांधा मतलब कि बच्चा कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। तो आचार्य चरक कहते हैं कि भाई बच्चा पीला हो तो हो जाए, लेकिन क्षीर यवागु तो हम 8वें महीने में देंगे ही देंगे। क्यों देंगे भाई? क्षीर यवागु देने से जो सॉफ्टनेस आएगी बॉडी के अंदर। तो नॉर्मल डिलीवरी पुराने समय में आपने देखा होगा सिजेरियन नहीं होता था, तो क्या बच्चे नहीं होते थे? बच्चे होते थे। और मैक्सिमम 99% डिलीवरियां नॉर्मल डिलीवरियां होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि पथ्य व्यवस्थाएं वैसी थी। उस टाइम ना तो मंचूरियन मिलता था ना नूडल्स मिलता था। तो खान पान भी गर्भिणियों का वैसा ही हुआ करता था, काम भी वैसा ही हुआ करता था। इसलिए डिलीवरियां भी नॉर्मल हुआ करती थी और डॉक्टर भी वैसे नहीं हुआ करते थे। तो क्षीर सर्पी 5वें महीने में, क्षीर सर्पी औषध छठे महीने में, क्षीर सर्पी औषध 7वें महीने में। और 8वें महीने में क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि क्षीर यवागु चरक के अनुसार किस महीने में निर्देशित? तो क्षीर यवागु चरक ने किसमें बोला है? 8वें महीने में। और भद्रकाप्य के अनुसार इसका निषेध है। क्यों निषेध है? कि भाई इसको देने से बच्चे में क्या हो जाता? पिंगल्य बांधा हो जाती है। 9वें महीने में चरक बोलते हैं कि 9वें महीने में क्या देना है? वस्ती और योनि पूछू। वस्ती और का पूछते कई बार कि वस्ती चरक के अनुसार गर्भिणी में किस महीने में निर्देशित है? तो वस्ती और योनि पीछू चरक के अनुसार किसमें? 9वें महीने में। तो ये चरक का पूरा याद होना चाहिए। पहले महीने में दूध, दूसरे महीने में दूध प्लस मधुर औषध, तीसरे महीने में क्षीर सर्पी और मधु, चौथे महीने में क्षीर प्लस नवनीत अक्ष मात्रा में, 5वें, 6ठे, 7वें का इजी है। 5वें में क्षीर सर्पी है, 6ठे में 7वें में क्षीर सर्पी में औषध जोड़ना है। 8वें में पूछे तो क्षीर यवागु, 8वें में पूछे तो क्या है? क्षीर यवागु। और 9वें महीने में पूछे तो 9वें महीने में क्या बतलाया गया आपका? 9वें महीने में बतलाया गया है आपका वस्ती और योनि पूछू। चरक के अनुसार वस्ती गर्भिणी में किस महीने में देते हैं?
चरक के अनुसार क्षीर नवनीत चरक के अनुसार किस महीने में देते हैं? चरक के अनुसार क्षीर सर्पी मधु चरक के अनुसार किस महीने में देते हैं? सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये तो चरक का 9 महीने का हुआ। अब सुश्रुत के अनुसार गर्भणी की पथ्य व्यवस्था भी वेरी आईएमपी, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं सुश्रुत से भी। अभी IUCHO में ही एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो सुश्रुत में बोलते हैं कि पहले 3 महीने, सुश्रुत के अनुसार पहले 3 महीने में बोला है कि आपके नेटवर्क में आ रहा है जो पहले 3 महीने में सुश्रुत कहते हैं कि मधुर द्रव और शीतल आहार 1 महीने से 3 महीने तक क्या देना है? नेटवर्क मधुर किसको क्या हो गया भैया? कुछ बोल रहे हो क्या? माइक बंद रखें। अरे माइक किसका चालू है? मनोज सर का। माइक बंद कर ले भैया जो भी है। आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर। तो मधुर द्रव और शीतल आहार, मधुर द्रव और शीतल आहार ये पहले से 3 महीने में, ये पहले महीने से 3 महीने तक गर्भिणी को क्या देना है? मधुर द्रव और शीतल आहार देते हैं। चौथे महीने से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सुश्रुत अनुसार चौथे महीने में क्या देते हैं? पयो नवनीत। पयो मतलब ही भाई पई भी किसका पर्याय है? दूध का है। मतलब चरक ने भी क्या बोला था? क्षीर नवनीत। इसने क्या बोला? पयो नवनीत मतलब दूध नवनीत। पयो नवनीत चौथे महीने में, पयो नवनीत मतलब वही दूध प्लस मक्खन प्लस कई बार क्वेश्चन पूछते हैं रद्य भोजन। सुश्रुत अनुसार रद्य भोजन गर्भिणी को किस महीने में देते हैं? तो रद्य भोजन जो हार्ट के लिए अच्छा होता है और जांगल मांस रस, रद्य भोजन जांगल मांस रस और क्षीर नवनीत दूध प्लस नवनीत, हृदय भोजन और जांगल मांस रस किसमें देते हैं? चौथे महीने में। तो पहले 4 महीने का सुश्रुत का 1 से 3 महीने तक मधुर द्रव और शीतल आहार देते हैं। चौथे महीने में हमने देखा कि पयो नवनीत रद्य भोजन पे क्वेश्चन आ जाता कई बार कि रद्य भोजन ये किस महीने में देना चाहिए? तो रद्य भोजन हमको किस महीने, रद्य भोजन हमको किस महीने में देना? गर्भिणी के चौथे महीने में दूध प्लस नवनीत भी। और जांगल मांस रस भी पूछो सुश्रुत के अनुसार किस महीने में निर्देशित है? जांगल मांस रस भी चौथे महीने में भी निर्देशित है, 9वें महीने में भी निर्देशित है। तो ये तो हो गया चौथे महीने का। अब 5वें महीने में वही सेम है, क्षीर सर्पी। 5वें महीने में क्या देते हैं? 6ठे और 7वें पे ही एग्जाम में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन सुश्रुत से पूछते हैं। तो 6ठे महीने में सुश्रुत कहते हैं कि गोक्षुर सिद्ध यवागु, गोक्षुर सिद्ध यवागु और घृत, गोक्षुर से सिद्ध यवागु और घृत ही सुश्रुत के अनुसार किस महीने में निर्देशित? तो गोक्षुर सिद्ध यवागु और घृत ये किसमें देना है? गोक्षुर सिद्ध यवागु और घृत पूछे किस महीने में देना है? तो 6ठे महीने में। प्रश्न पर्णी या पृथक पर्णी सिद्ध घृत, प्रश्न पर्णी या पृथक पर्णी सिद्ध घृत किस महीने में देते हैं? तो प्रश्न पर्णी सिद्ध घृत किस में देते हैं? 7वें महीने में। 6ठे महीने से 7वें महीने से डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही है, IUCHO में भी पूछा गया है। तो गोक्षुर सिद्ध घृत या यवागु 6ठे महीने में, पृथक पर्णी या प्रश्न पर्णी सिद्ध घृत ये 7वें महीने में। 8वें महीने में कहते हैं वस्ती, वस्ती और जांगल, वस्ती और जांगल मांस रस, वस्ती और जांगल मांस रस। जांगल मांस रस 2 जगह पे आया है, चौथे महीने में भी देते हैं और आपके 8वें महीने में भी देते हैं। और वस्ती चरक के अनुसार पूछे तो 9वें महीने में, सुश्रुत के अनुसार वस्ती पूछे तो 8वें महीने में, और आचार्य भेल के अनुसार वस्ती पूछे तो आचार्य भेल ने वस्ती 5वें महीने में बतलाई है। चरक के अनुसार वस्ती गर्भिणी में पूछे किस महीने में दी जाती है? तो 9वां महीना लगाना। सुश्रुत के अनुसार वस्ती पूछे गर्भिणी में किस महीने में दी जाती है? तो 8वें महीने में दी जाती है। और आचार्य भेल के अनुसार गर्भिणी में वस्ती किस महीने में दी जाती है? तो आचार्य भेल के अनुसार गर्भिणी में वस्ती किस महीने में दी जाती है? 5वें महीने में दी जाती है। ये गर्भिणी की पथ्य व्यवस्था चरक के अनुसार सुश्रुत के अनुसार आपको याद होना चाहिए। चरक के अनुसार पहले महीने में ओनली दूध देते हैं, दूसरे महीने में दूध मधुर औषध, तीसरे महीने में आपका जो है पहले महीने में दूध, दूसरे महीने में दूध प्लस मधुर औषध, तीसरे महीने में दूध मधु और सर्पी, क्षीर सर्पी मधु,
चौथे महीने में क्षीर प्लस नवनीत अक्षय मात्रा में देते हैं। 5वें महीने में क्षीर सर्पी। छठे 7वें में कुछ नहीं करना, क्षीर सर्पी औषध, क्षीर सर्पी औषध छठे और 7वें महीने में। 8वें महीने में पूछे तो क्षीर यवागु। 9वें महीने में पूछे वस्ती और योनि पूछू। सुश्रुत के अनुसार पहले 3 महीने तक मधुर द्रव और शीतल आहार देते हैं। पहले 3 महीने तक क्या देते हैं गर्भिणी को भाई? मधुर द्रव और शीतल आहार देते हैं। दूसरे महीने में क्या देते हैं? तो पहले से 1 महीने से 3 महीने तक मधुर द्रव शीतल आहार। चौथे महीने में पूछे तो पयो नवनीत, दूध नवनीत, जांघल मांस रस और रद्य भोजन। जांघल मांस रस रद्य भोजन पूछे तो चौथे महीने में। दूध नवनीत भी चौथे महीने में। 5वें महीने में क्षीर सर्पी। छठे महीने में गोक्षु सिद्ध घृत यवागु। 7वें महीने में पृथक पर्णी प्रश्न पर्णी सिद्ध घृत देते हैं। 8वें महीने में हम देते हैं, 8वें महीने में क्या देते हैं? 8वें महीने में वस्ती देते हैं। तो चरक के अनुसार वस्ती पूछे तो 9वें महीने में। सुश्रुत के अनुसार वस्ती पूछे तो 8वें महीने में। भेल के अनुसार वस्ती पूछे तो 5वें महीने में दी जाती। तो ये हमारी गर्भिणी की पथ्यावस्था, मॉडर्न के अनुसार गर्भावस्था के लक्षण। अब हमारा जो अगला टॉपिक इसमें आता है 21। आपकी IUCHO में 21 पे भी क्वेश्चन आया था कि चरक के अनुसार 21 की उत्पत्ति किस माह में होती है। तो 21 क्या होती है भाई? जो पेट पे खुजली चलती है और वो खुजालने के कारण जो पेट पे स्क्रैच मार्क आ जाते हैं मॉडर्न में, उसी को आयुर्वेद में क्या नाम दिया है? 21 व्याधि नाम दिया। तो 2-3 क्वेश्चन चरक के अनुसार बन जाते हैं कि चरक के अनुसार 21 की उत्पत्ति किस माह में होती है। 21 की उत्पत्ति किस माह में होती है? तो 7वें महीने में। गर्भिणी गर्भावस्था का जब उत्पत्ति होती है, 21 की उत्पत्ति होती है। तो 21 की उत्पत्ति पूछे किस माह में? तो 7वें महीने में। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि चरक के अनुसार 21 में कौन से दोष प्रकोपित होते हैं? तो चरक के अनुसार इसमें त्रिदोष प्रकोपित होते हैं, वातपित्त और कफ दोष, तीनों दोष प्रकोपित होकर कहाँ पे विधा उत्पन्न करते हैं? तीनों दोष प्रकोपित होकर गर्भावस्था के 7वें महीने में गर्भिणी का जो थोरेक्स रीजन होता है पूर्व में विधा उत्पन्न करते हैं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि विधा कहाँ उत्पन्न करते हैं? तो विधा कहाँ पे उत्पन्न करते हैं? गर्भिणी के पूर्व भाग। और उसके कारण जो होता है, तो जो कंडू उत्पन्न हो जाती है, खुजली उत्पन्न हो जाती है, उसको हम 21 कहते हैं। तो चरक के अनुसार 3 क्वेश्चन। चरक के अनुसार किस उत्पत्ति पूछे किस महीने में? तो 7वें महीने। चरक के अनुसार स्टूडेंट का माइक ऑन है सर, तो आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है सर किसी स्टूडेंट ने माइक ऑन कर रखा था तो आवाज। मत करो यार भाई। तो 21 की उत्पत्ति चरक के अनुसार पूछे तो 7वें महीने में। कौन से दोष के कारण उत्पन्न होता है? तो त्रिदोष से उत्पन्न होता है। कहाँ विधा उत्पन्न करते हैं? तो उर्म में विधा उत्पन्न करते हैं। 21 चर्म विदारणम किसने कहा है? ये चक्रपाणी ने कहा। 21 चर्म विदारणम किसने कहा है? चक्रपाणी ने कहा। और 21 की चिकित्सा क्या है? 21 की चिकित्सा क्या बतलाई गई है? 21 की चिकित्सा बतलाई गई है भाई कि जो मधुर गण की औषधियां होती है उनको मक्खन के साथ में, नवनीत के साथ में और कोल उदक क्वाथ के साथ, कोल मतलब कि बेर की क्वाथ के साथ में देना। मधुर गण की औषधियां प्लस मक्खन को बेर के क्वाथ के साथ में देना है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि अर्क तेल से सिद्ध अभ्यंग, जो अर्क से सिद्ध तेल बनाएंगे उसका अभ्यंग कराते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे खुजली चल रही है ना। मॉडर्न में इसके क्रीम आते हैं, इरेजर नाम से क्रीम आता है, आयुर्वेद में भी आता है हिमालय कंपनी का। तो हमारे इसमें बोला कि मधुर गण की औषधियों को नवनीत के साथ में कोल उदक क्वाथ, कोल मतलब कि बेर के क्वाथ के साथ में देना है। अर्क क्षीर से सिद्ध तेल से अभ्यंग करना है गर्भिणी का। ये आयुर्वेद में उसकी चिकित्सा बतलाई। फिर छोटे छोटे टॉपिक हम टिक करेंगे। इक्लाम्सिया क्या होता है? प्री इक्लाम्सिया क्या होता है? तो इक्लाम्सिया आपको पता ही है कि भाई जब बीपी गर्भिणी का 140-90 आने लग जाए तो इस कंडीशन, और साथ में ओडिमा हो, पैरों में स्वेलिंग आ रही हो और प्रोटीन यूरिया मतलब यूरिन में प्रोटीन भी जा रहा हो, एल्बुमिन जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति को हम प्री इक्लाम्सिया कंडीशन कहते हैं। क्या है भाई? ऐसी गर्भिणी जिसका कि बीपी 140-90 आ रहा है। आपने आजकल सब जो CHO है वगैरह है सब अपने वहीं पे किट रहती है, वहीं उनका यूरिन टेस्ट करते हैं, एल्बुमिन प्रेजेंट आ रहा है दिक्कत वाला, ओडिमा उसको स्वेलिंग आ रही है, तो ये सारी कंडीशन किसको इंडिकेट करती है? प्रीक्लाम्सिया। और प्रीक्लाम्सिया कंडीशन में अगर कन्वर्जन और कोमा की कंडीशन हो
पेशेंट को, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको अगर कन्वल्जन आने लग जाए, झटके आने लग जाए, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्लाम्सिया। इक्लाम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस पे पीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है मैग्नीशियम सल्फेट। क्या है ड्रग ऑफ चॉइस? MgSO4। और ये मोर कॉमन होता है किसमें? प्राइमरी के अंदर। प्राइमरी के अंदर ये मोर कॉमन होता है। 75% महिलाओं में इक्लाम्सिया की कंडीशन देखी जाती है किसमें? जिनका पहला बच्चा हो, प्राइमरी में। और ट्विंस में 5 टाइम्स कॉमन होता है। जिसके ट्विंस बच्चे हैं, जिनको पेट में जुड़वा बच्चे हैं, उनमें और ये 5 टाइम्स मोर कॉमन देखा जाता है, इक्लाम्सिया और प्री इक्लाम्सिया। इक्लाम्सिया किसको बोलते हैं, प्री इक्लाम्सिया किसको बोलते हैं, इनकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, किसमें कॉमनली देखा जाता है, ये हमको देखना है। फिर आज का लास्ट टॉपिक हम जो देखेंगे मूड गर्भ, फिर हम एक साथ टिक कर लेंगे। पहले हमने जो समझना था गर्भावस्था को समझा, गर्भणी की पथ्यावस्था को समझा, किस को समझा, इक्लाम्सिया क्या होता है, प्री इक्लाम्सिया क्या होता है, ये हमने समझा। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक आता है मूड गर्भ, और ये एग्जाम के हिसाब से बेस्ट टॉपिक माना जाता है एग्जामिनर का। स्त्री प्रसूति से क्वेश्चन डालना है, एग्जामिनर जो पेपर बनाने बैठता है उसको सब पता रहता है कि कहाँ से क्वेश्चन डालना। वो स्त्री प्रसूति लेके बैठा तो उसको पता है कि भाई योनि वापस से क्वेश्चन डाले बिना कैसे काम चलेगा। तो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन योनि वापस से डालता है, एक क्वेश्चन आपका जो होता है मूड गर्भ से पूछ लिया जाता है, एक आध क्वेश्चन आपकी जो मॉडर्न के साइन है वहां से पूछ लिया जाता है, एक आध क्वेश्चन सद्यो गर्भा व्यक्त गर्भा के लक्षणों से पूछ लिया जाता है। क्योंकि भाई ये हमारे लिए महत्वपूर्ण, जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जो नहीं पढ़ रहे उसका आप मत सोचिए। IUCHO का पेपर थोड़ा टफ भी था, लेकिन कट ऑफ क्या गया अभी 80 क्वेश्चन में से 55 नंबर पे से भी कम नंबर पे सिलेक्शन हो गया, 50 नंबर तक, और उससे भी नीचे गए जा रहा है कट ऑफ। वो भी कितनी सीट में? मात्र 300 सीट में। तो नए क्वेश्चन आते हैं, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं। हम नए के पीछे भागने गए तो हमारा जो जिससे हमारा सिलेक्शन होना है वो हमको याद होना चाहिए, पहली प्राथमिकता है। पढ़ने की कोई सीमा नहीं, आप पढ़िए और भी जहां से जहां चीज मिलती है। बाकी नया क्वेश्चन वाकई में हर किसी के लिए नया होता है, और जो चीज हमको याद होना चाहिए वो अगर हमको याद नहीं है और वहां हम गलतियां करके आ रहे हैं तो फिर दिक्कत वाली बात। हम वर्षण शोध पढ़ते हैं, है ना, मुष्क शोभ पढ़ते हैं, है ना, क्या पढ़ते हैं हम? फलविष में। फलविष के लक्षण क्या थे? मेट, मुष्क शोभ, अन्य द्वेष और दाह। IUCHO में क्वेश्चन पूछ लिया कि वर्षण शोध, तो भाई मुस्क किसको बोलते हैं? मुस्क मतलब भाई किसको बोलते हैं? टेस्टिस को बोलते हैं। और हम वो क्वेश्चन गलत करके आ जाए तो ये हमारी गलती है। तो जो क्वेश्चन हमको आते हैं वो हमारे कभी भी गलत ना हो, ठीक। तो मूड गर्भ आप लोग पता ही है, मूड गर्भ का मेनली वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया है। मूड गर्भ क्या भाई? जो नॉर्मल, जिसकी गति जो योनि मार्ग से जो गर्भ निकल जाए वो सामान्य प्रसव, और जो योनि मार्ग के अलावा किसी अन्य मार्ग से निकले या योनि मार्ग में जिसका अवरोध हो जाए, तो ऐसे गर्भ को हम क्या कहते हैं? मूड गर्भ, ठीक है। तो मूड गर्भ के मुख्य रूप से तो 4 प्रकार माने हैं सुश्रुत ने। मूड गर्भ के प्रकार पूछे जाए तो कितने हैं? 4 माने गए। और मूड गर्भ में ये भी क्वेश्चन आया है एक बार पीजे में कि अपान वायु की विगुणता हो, अपान वायु की विगुणता हो तो मूड गर्भ के प्रकार कितने? तो अपान वायु की विगुणता हो तो मूड गर्भ के प्रकार असंख्य हो जाते हैं। मूड गर्भ के प्रकार आपसे पूछे तो कितने हैं? 4। और अपान वायु की विगुणता हो तो मूड गर्भ के प्रकार कितने हो जाते हैं? असंख्य हो जाते हैं। अब मूड गर्भ के प्रकार 4 होते हैं भाई, कौन कौन से? खिलक, पहला प्रकार का कीलक। खिलक में ये बोला है कि जिसमें हाथ पैर सिर सब ऊपर हो। खील को हम ठोकते हैं तो एक हाथ में हथौड़ी होती है और एक हाथ में खील होती है, तो हाथ पैर सिर सब ऊपर हो, हाथ पैर सिर सब ऊपर हो तो उदु बाहु हस्त सिर, है ना, उदु बाहु पाद सिर, हाथ पैर सिर सब ऊपर हो, कांग्रेस वाली कंडीशन हो, खील ठोकने वाली कंडीशन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? खिलक। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं उदु बाहु सिर कौन सा मूड गर्भ है? तो उदु बाहु सिर, हाथ पैर सिर सब ऊपर हो तो कौन सा मूड गर्भ है? खिलक बोलते हैं। खील मतलब कि खील पकड़ते हैं इस टाइप से, और जो उसका
बेक रीजन है वो कहाँ पे चला जाता है, सर्विक्स पे चला जाता है। तो गर्भ बाहर कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, खिलक मूढ़ गर्भ। दूसरी स्थिति में बच्चा पूरा घूम गया, अब हाथ पैर सिर से निकल रहा है, लेकिन ये पीठ वाले भाग से सर्विक्स पे जाके अटक जाता है। पहले वाले में हाथ पैर सिर सब ऊपर थे, अब दूसरे वाले में उसने पूरी पोजीशन चेंज कर ली, हाथ पैर सिर से निकलने की कोशिश कर रहा है योनि मार्ग से, सर्विक्स से, लेकिन शरीर से अटक जाए। निशस्त हस्त पाद सिरा काय संगी प्रतिसूर। निशस्त मतलब कि हाथ पैर सिर से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन काय संगी शरीर से रुक गया है। तो ऐसे मूढ़ गर्भ को हम क्या कहते हैं, प्रतिकूल कहते हैं। पहले वाले में हाथ पैर सिर ऊपर थे, दूसरे वाले में हाथ पैर सिर से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन शरीर से रुक जाए। काय संगी मूढ़ गर्भ कौन सा, तो काय संगी मूढ़ गर्भ कौन सा, प्रतिकूल। तीसरा मूढ़ गर्भ बोलते हैं बीजक। बीजक मतलब कि एक हाथ और सिर से बच्चा ऐसा निकले, कहां से, सर्विक्स से, वेजाइना से, एक हाथ और सिर से निकलने की कोशिश करे, एक हाथ और सिर से निकलने की कोशिश करे गर्भ, तो ऐसे गर्भ को हम क्या बोलते हैं, बीजक। एक हाथ और सिर से निकलता है तो उसको बीजक। और चौथा जो प्रकार होता है परिग। लास्ट टाइम एमपीपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया कि मूढ़ गर्भ का कौन सा प्रकार ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन दर्शाता है। मूढ़ गर्भ का कौन सा प्रकार ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन दर्शाता है, तो मूढ़ गर्भ का कौन सा प्रकार भाई, परिग। परिग में जो होता है, जैसे आपने किसी चिड़िया का बच्चा देखा होगा, तो अर्गला की भांति, आवाज नहीं आ रही क्या पांडे, सर आ रही है, नहीं आ रही। तो अर्गला की भांति वो योनि मुख को बंद कर दे, कहां पे, सर्विक्स पे आके बच्चा लेट गया है, कहां पे, सर्विक्स पे आके बच्चा लेट जाए, तो वो कौन सा प्रेजेंटेशन दर्शाता है, ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन दर्शाता है। तो ये चारों प्रकार हमको याद रखना है। सबसे पहला प्रकार खिलक, खिलक में हाथ पैर सिर सब ऊपर होते हैं। दूसरा प्रकार आपका कौन सा है, प्रतिघोर। प्रतिघोर में हाथ पैर सिर से निकलता है लेकिन शरीर से रुक जाए, तो उसको हम प्रतिघोर कहते हैं। एक हाथ और सिर से निकलता है तो उसको बीजक कहते हैं। और अर्गला की भांति, पक्षी के भांति वो पूरा योनि मुख को बंद कर दे, तो उसको हम परिक कहते हैं। और परिक जो होता है वो ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है मूढ़ गर्भ की गतियां कितनी होती, तो सुश्रुत अनुसार मूढ़ गर्भ की गतियां 8 होती है। सुश्रुत अनुसार मूढ़ गर्भ की गतियां पूछे तो कितनी है, 8। और अष्टांग हृदय के अनुसार मूढ़ गर्भ की गतियां कितनी होती है, 3। अष्टांग हृदय के अनुसार मूढ़ गर्भ की गतियां कितनी है, 3। सुश्रुत अनुसार मूढ़ गर्भ की गतियां पूछे तो 8 लगाना। अब सारी गतियां हमको याद नहीं करना रहता, ओनली अंतिम 2 गतियां। एक 7वीं जो गति होती है वो प्रतिघुर वाली, जिसमें बच्चा हाथ पैर सिर से निकलता है लेकिन शरीर से रुक जाता है, इसको हम प्रतिघुर कहते हैं। और ये कौन सी गति को दर्शाता है, 7वीं गति को दर्शाता है। और 8वीं गति कहती है कि बच्चे का एक पैर योनि में होता है और एक पैर कहाँ पे होता है, गुदा में। बच्चे का एक पैर योनि में हो और बच्चे का एक पैर गुदा में हो, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं भाई, बच्चे का एक पैर योनि में हो और एक पैर गुदा में होती है, मूढ़ गर्भ की 8वीं गति होती है। तो और ये दोनों गतियां असाध्य बतलाई गई है। 7वीं 8वीं हमको याद क्यों करना है, 7वीं गति प्रतिघोर को दर्शाती है और 8वीं गति परिक को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, जिसमें एक पैर गुदा में होता है और एक पैर बच्चे का कहाँ पे होता है, योनि में होता है। और ये गति, अंतिम दोनों गतियां असाध्य होती है। और वाघ भट्ट ने अंतिम दोनों गतियों को क्या नाम दिया, तो वाघ भट्ट ने अंतिम दोनों गतियों को क्या नाम दिया है, विस्कंभ नाम दिया। क्या नाम दिया, विस्कंभ नाम दिया, और दोनों को असाध्य कहा। फिर छोटी छोटी चीजें हैं कि भाई मूढ़ गर्भ निहरण के लिए कौन सा मंत्र का प्रयोग करते हैं, तो मूढ़ गर्भ निहरण के लिए जो मंत्र प्रयोग किया जाता है उसको हम च्यवन मंत्र कहते हैं। मूढ़ गर्भ अवस्था में परिहार काल कितना होता है, परिहार काल मतलब कि जो परहेज आपको करना है, तो मूढ़ गर्भ अवस्था में परिहार काल पूछे तो 4 माह का। मूढ़ गर्भ अवस्था में परिहार काल पूछे तो 4 माह का। मूढ़ गर्भ निहरण के लिए कौन सा मंत्र का प्रयोग करते हैं, च्यवन मंत्र का। मूढ़ गर्भ निहरण में कौन से शस्त्र का प्रयोग किया जाता है, तो मंडलाग्र और उंगली शस्त्र का प्रयोग। आपने देखा होगा जब सिजेरियन डिलीवरी गायनेकोलॉजिस्ट कराती तो एक इंसिजन देती है, उसके बाद जो होती है वो पेरिटोनियम को नॉर्मली उंगलियों से थोड़ा सा हल्का इंसिजन देके उंगलियों से, ताकि इंसिजन करेंगे
तो ब्लीडिंग ज्यादा होती है, इसलिए वो उंगलियों से पेरिटोनियम को फाड़ते हुए आगे बढ़ जाती है। तो उंगली शस्त्र और मंडलाग्र शस्त्र का प्रयोग करते हैं, वृद्धि पत्र का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता। किसका प्रयोग नहीं करते हैं? वृद्धि पत्र का प्रयोग इसमें नहीं करते। किसमें? मूढ़गर्भ की चिकित्सा में। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि मूढ़गर्भ निहरण के उपाय कितने हैं? तो मूढ़गर्भ निहरण के उपाय कितने हैं भैया? मूढ़गर्भ निहरण के उपाय 10 बतलाए गए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मूढ़गर्भ निहरण के उपाय कितने हैं, तो मूढ़गर्भ निहरण के उपाय कितने हैं? 10। अब कई बार टफ पेपर आता है तो क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि निम्न में से मूढ़गर्भ निहरण का उपाय नहीं है, तो फिर हमको 10 नाम याद होना चाहिए। 4 ऑप्शन डाल देगा कि निम्न में से मूढ़गर्भ निहरण का उपाय नहीं है, तो मूढ़गर्भ निहरण का उपाय नहीं है तो कौन सा नहीं है, तो हमको 10 नाम याद होना चाहिए। तो 10 नाम आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि उत्कर्षण। उत्कर्षण मूढ़गर्भ मतलब बच्चे को निकालने की कोशिश करना है हमको, तो उसकी पोजीशन हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। जो एक्सपर्ट नर्स होती है वो कई बार डिफिकल्ट डिलीवरी भी करा देती है। तो उत्कर्षण करना, उत्कर्षण मतलब बच्चे को या तो थोड़ा सा ऊपर उठाने की कोशिश करो, अपकर्षण मतलब नीचे खींचने की कोशिश करो। 2 उपाय हो गए, पहला उत्कर्षण, दूसरा अपकर्षण। तीसरा बतलाया गया स्थान अपवर्तन, उसको थोड़ा सा घुमाना है। तीसरा क्या है? स्थान अपवर्तन। 3 हो गए, कौन कौन सा? उत्कर्षण, अपकर्षण, स्थान अपवर्तन, उसकी पोजीशन चेंज करेंगे। चौथा बतलाया गया है उद्वर्तन। उद्वर्तन मतलब कि थोड़ा सा उसको घिसने की कोशिश करते हैं। उद्वर्तन और उत्कर्तन 5 हो गई। ये 5 आपके लिए टफ है। क्या क्या है? उत्कर्षण, अपकर्षण, स्थान अपवर्तन, उद्वर्तन और उत्कर्तन। उद्वर्तन और उत्कर्तन, ये 5 हो गए। फिर 5 जो बतलाए गए वो इजी है। छेदन, भेदन, पीड़न। छेदन, भेदन, पीड़न, दारण और ऋजुकरण। छेदन, भेदन, पीड़न, दारण और ऋजुकरण। छेदन, भेदन, पीड़न, दारण और ऋजुकरण, ये 10 उपाय बतलाए गए मूढ़गर्भ निहरण के। तो ये 10 के 10 नाम आपको याद होना चाहिए, तो ये मूढ़गर्भ टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। एक हारित आचार्य जो थे, हारित ने बोला कि मृत गर्भ, अगर बच्चा पेट में ही मर जाए तो मृत गर्भ के निहरण के लिए कौन सा शस्त्र प्रयोग करते हैं? तो बच्चा पेट में ही मर जाए तो मृत गर्भ के निहरण के लिए हारित ने जो शस्त्र बतलाया उसका नाम क्या है? एग्जामिनर आपसे नाम पूछेगा कि क्या नाम है, तो उस शस्त्र का नाम है अर्धचंद्रानन। क्या नाम है उसका? मृत गर्भ के निहरण है तो हारित ने किस यंत्र का, किस शस्त्र का प्रयोग बतलाया? तो मृत गर्भ के निहरण है तो हारित ने कौन से शस्त्र का प्रयोग बतलाया भैया? अर्धचंद्रानन शस्त्र का प्रयोग बतलाया। तो ये सारी चीजें मूढ़गर्भ के बारे में, गर्भावस्था के बारे में, और ये सारी चीज आप टिक कर लीजिए। मैंने समझाना था, समझा दिया, अब इसको टिक कर लीजिए। तो कल फिर हम इससे आगे का देखेंगे। 2-3 क्लास हमारी इस वीक में आपका स्त्री प्रसूति तंत्र कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो हम लोग जो है इसका टेस्ट सीरीज में आप लोगों को प्लान कर रहा हूँ। जो नई बैच हमारी स्टार्ट होगी, जिसमें जो लोग हमारे पुराने जिन लोगों ने पढ़ लिया है वो अगर रिवीजन के लिए भी उस क्लास में जुड़ना चाहेंगे तो मैं उसमें आप लोगों का डबल से रिवीजन, जो हम पढ़ चुके हैं उसका भी रिवीजन हम उस क्लास में कर लेंगे, है ना। तो ये आपने आज जो पढ़ा है इसको टिक कर लीजिए। फिर हम जो है कल की क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। इसमें हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक आने वाला है प्रसव सूती का, और उसके बाद में आएगा महत्वपूर्ण टॉपिक आपका योनि व्यापद। योनि व्यापद से मतलब डेफिनेटली क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। इस क्लास का तो टाइम यही रहेगा ना जी? सर, इस क्लास का टाइम तो यही रहेगा ना? हाँ, इसका तो यही रहेगा अभी। ठीक सर। तो ये निकाल लीजिए। आप लोगों ने जहां कल छोड़ा था 14 नंबर के पेज से हम आगे 15 नंबर के पेज पे जा रहे हैं। 15 नंबर के पेज पे टिक कर लीजिए। जो समझाना था समझा दिया। जिसके पास नोट्स है वो टिक कर ले, जिसके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। तो गर्भाशय में परिवर्तन टिक कर लेना। नॉर्मल अवस्था में गर्भाशय का जो साइज होता है 7.5, 5 और 2.5 सेंटीमीटर होता है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना हो जाता है? 30, 22 और 20 सेंटीमीटर। वेट जो होता है नॉर्मल कंडीशन में यूटेरस 50 ग्राम का होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना हो जाता है? 900 ग्राम का हो जाता है। और गर्भावस्था में भार टिक कर लेना, कितना भार बढ़ जाता है टोटल गर्भावस्था में?
तो टोटल प्रेगनेंसी में स्त्री का भार कितना बढ़ जाता है? 11 किलो। 11 किलो बराबर 24 पाउंड के बराबर इसका वेट बढ़ जाता है। फिजियोलॉजी आप प्रेगनेंसी में दूसरा पॉइंट टिक कर लेना, फाइब्रोजन लेवल जो होता है, इससे क्वेश्चन कभी बन जाए कि गर्भावस्था या प्रेगनेंसी के दौरान फाइब्रोजन लेवल बढ़ता है कि कम होता है, तो फाइब्रोजन लेवल प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाता है। फिर गर्भावस्था का विभाजन टिक करना नीचे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है 12वें सप्ताह तक होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर आपका 13 से 28वें वीक तक होता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है 29 से 40 वीक तक होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर कब तक होता है? 29 से 40 वीक तक। अब सिम्टम आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम आप इसमें टिक कर लेना, एमेनोरिया देखने को मिलता है, हम लोगों ने देखा था। दूसरा टिक कर लेना, मॉर्निंग सिकनेस मिलती है, नोसिया वोमिटिंग होने लगती है। फिर पांचवा टिक करना, ब्रेस्ट चेंजेस। ब्रेस्ट चेंजेस वेरिएंट पे स्टार लगाना, मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल इन 8th वीक। मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल देखने को मिलता है ब्रेस्ट में, कौन से वीक में देखने को मिलता है? 8th वीक में। और येलो सिक्रेशन, जिसको हम कोलोस्ट्रम का सिक्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी तो कोलोस्ट्रम निकलता ही है, शुरुआत का जो दूध होता है उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी यह निकलता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब निकलता है तो किस वीक में निकलता है? 12वें वीक में। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किस वीक में निकलता है? 12वें वीक में। और वेजाइनल साइन हमने देखे थे, दो होते हैं, ओसिएंडर साइन और चेडविक साइन। चेडविक साइन हमने देखा था ब्लूज डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना, इसको हम बोलते हैं चेडविक साइन। और पल्सेशन इन फॉर्निक्स, योनि स्पुरम सुश्रुत ने बोला है, तो पल्सेशन इन फॉर्निक्स को हम क्या बोलते हैं? आपका ओसिएंडर साइन। अब नीचे टिक करना, सर्वाइकल साइन दो मिलते हैं, जय गुरुदेव, भूलना नहीं है, जय गुरुदेव। तो जय गुरुदेव में जेकमर साइन बोलता है कि ब्लूज डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स, ब्लूज डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स को हम जेकमर साइन कहते हैं। और गुरुदेव से गोडेल साइन, सर्विक्स बिकम सॉफ्ट, इसको हम गोडेल साइन कहते हैं। और यूटेराइन साइन में टिक कर लेना, पिस्केक साइन मिलता है। यूटेरस इनलार्जमेंट असिमेट्रिकल हो तो उसको हम पिस्केक साइन कहते हैं। हेगर साइन में टिक कर लेना, सॉफ्टनेस ऑफ स्टमस, स्टमस में सॉफ्टनेस देखी जाए तो इसको हम हेगर साइन कहते हैं। और लास्ट पाल्मर साइन टिक कर लेना, रेगुलर रिदेमिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो, रेगुलर हो, रिदेमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस हो तो इसको हम पाल्मर साइन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे साइन की परिभाषाएं हमको याद होना चाहिए। मैंने इसकी पूरी कोशिश की है कि आपके दिमाग में जाए, बाकी आपको भी एक दो बार मेहनत करना पड़ेगी उसके लिए। सिम्टम आप सेकंड ट्राइमेस्टर में टिक कर लेना, नोसिया वोमिटिंग सबसाइड हो जाती है। क्यूकिंग वेरी एमपी, क्यूकिंग आप लाइफ किस वीक में देखी जाती है? प्राइमरी में 18वें सप्ताह में, वो मल्टीपेरा में 16वें सप्ताह में देखी जाती है। 4 नंबर का पॉइंट टिक कर लेना, लिनिया निग्रा, प्यूबिक आप सिंपाइसिस से इंसिफार्म कार्टिलेज तक जो लाइनिंग या सामवर्णी रेखाएं 20वें सप्ताह तक स्पष्ट हो जाती है। किस वीक तक? 20वें सप्ताह तक। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लिनिया निग्रा कहते हैं। क्यूकिंग देखने को मिलेगा, लिनिया निग्रा देखने को मिलेगा। 6ठे नंबर में टिक करना, ब्रोक्स्टन हिक्स साइन, जो बच्चा लात मारता है, जो बच्चे ने लात मारी माँ बोलती है, तो वो कौन सा साइन होता है? ब्रोक्स्टन हिक्स साइन। और एकमात्र ऐसा साइन जो हमको सेकंड ट्राइमेस्टर में मिलता है, बाकी सारे किसमें मिलते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ब्रोक्स्टन हिक्स साइन हमको किसमें मिलता है? सेकंड ट्राइमेस्टर में मिलता है। एक्सटर्नल बोल्टमैन टिक कर लेना, 20वें सप्ताह में देखा जाता है। 9 नंबर का पॉइंट टिक करना, फीटल हार्ट साउंड जो होता है नाभि से 5 सेंटीमीटर नीचे देखने को मिलती है। फीटल हार्ट साउंड अगर आपको सेकंड ट्राइमेस्टर में चेक कर रहे नहीं मिल रही है तो अम्लाइकस से 5 सेंटीमीटर नीचे जाइए और वहां पे फीटोस्कोप से या आपके स्टेथोस्कोप से आप चेक कर सकते हैं। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में 20वें सप्ताह में नाभि से 5 सेंटीमीटर आपको नीचे देखना है। बाकी ये नीचे टिक करना। 11वें नंबर के पॉइंट में फंडल हाइट टिक कर लेना। 24वें सप्ताह वाला टिक कर लेना, 24वें सप्ताह में एट द लेवल ऑफ अम्लाइकस पे होता है। फंडल हाइट बच्चा 24वें सप्ताह में कहाँ पे होता है? तो अम्लाइकस के लेवल पे होता है। नीचे टिक करना, लोअर 1/3 एंड अपर 2/3 डिस्टेंस बिटवीन अम्लाइकन एंड इंसिफार्म कार्टिलेज 28वें सप्ताह में, लोअर 1/3 और अपर 2/3 के लेवल पे बच्चा अम्लाइकस से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। 28वें वीक में लोअर 1/3 है और ऊपर से हम इंसिफार्म कार्टिलेज से मापेंगे तो लोअर 1/3 और अपर 2/3 के लेवल पे होता है। किसमें? 28वें सप्ताह में। तो फंडल हाइट दोनों याद होने चाहिए। 24वें वीक में अम्लाइकस के लेवल पे होता है और 28वें वीक में लोअर 1/3 और अपर 2/3 के लेवल पर बच्चा होता है। तो ये सेकंड ट्राइमेस्टर के लक्षण आपको याद रखना है। थर्ड ट्राइमेस्टर में टिक करना, इनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन देखने को मिलता है। 2 नंबर टिक करना, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन, मल मूत्र उसको बार बार आने लग जाते हैं।
4 नंबर का पॉइंट वेरी एमपी, शेप जो होता है यूटेरस का चेंज हो जाता है, सिलेंड्रिकल से कैसा हो जाता है, स्पेरिकल हो जाता है। फिर फंडल हाइट टिक करना 5 नंबर में 32वें सप्ताह में अपर एंड मिडिल थर्ड के लेवल पे होता है, अपर और मिडिल थर्ड लेवल पे होता है किसमें, 32वें सप्ताह में। अप टू लेवल ऑफ इंसिफार्म कार्टिलेज तक आ जाता बच्चा 36वें सप्ताह में, और 40वें सप्ताह में 32वें सप्ताह के लेवल पर आ जाता है। तो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के लक्षण। और फंडल हाइट 24वें सप्ताह में अम्लाइकस पे, 28वें सप्ताह में लोअर 1/3 और अपर 2/3 के लेवल पे होता है, 32वें सप्ताह में ये लोअर और मिडिल थर्ड के लेवल पे होता है, 36वें सप्ताह में इंसिफार्म कार्टिलेज तक आ जाता है, और 40वीं वीक में 32वें सप्ताह के लेवल पर आ जाता है। ये आपको याद होना चाहिए, फंडल हाइट से क्वेश्चन आ जाता है। अब गर्भिणी की भोजन व्यवस्था टिक कर लेना। मैंने आपको याद कराया था चरक के अनुसार पहले महीने में दूध, दूसरे महीने में दूध प्लस मधुर औषध, तीसरे महीने में क्षीर मधु और सर्पी, तीसरे महीने में क्षीर सर्पी और मधु, चौथे महीने में क्षीर प्लस नवनीत या क्षीर प्लस मक्खन, मात्रा लिख लेना अक्ष मात्रा में। चौथे महीने में क्या लेते हैं, क्षीर प्लस नवनीत लेते हैं, और वो भी मात्रा कितनी होती है, अक्ष मात्रा में। क्षीर प्लस नवनीत कितनी मात्रा में लेते हैं, अक्ष मात्रा में लेते हैं। 5वें महीने में वही दूध प्लस सर्पी है, 6ठे महीने में दूध प्लस सर्पी में औषध जोड़ देते हैं, 7वें महीने में दूध प्लस सर्पी प्लस औषध, 8वें महीने में क्षीर यवागु है, और वहां लिख लेना भद्रकाप्य ने क्षीर यवागु का निषेध कहा है, भद्रकाप्य ने क्षीर यवागु का निषेध कहा है। क्यों कहा है, तो लिख लेना इसके कारण गर्भ में पेंगल्य बांधा हो जाती है। क्षीर यवागु 8वें महीने में देने का निषेध कहा, किसने, भद्रकाप्य ने, और इसको देने पर गर्भ में क्या हो जाती, पेंगल्य बांधा हो जाती है। 9वें महीने में टिक कर लेना वस्ती और योनि पुचु। तो पहले महीने में क्षीर, दूसरे महीने में क्षीर प्लस मधुर औषध, तीसरे महीने क्षीर सर्पी मधु, चौथे महीने में क्षीर प्लस नवनीत, 5वें महीने में हमने देखा क्षीर सर्पी, 6ठे में क्षीर सर्पी औषध, 7वें में क्षीर सर्पी औषध, 8वें महीने में क्षीर प्लस यवागु, और 9वें महीने में वस्ती और योनि पिचु। सुश्रुत के अनुसार भी टिक कर लेना, पहले 3 महीने में मधुर द्रव और शीतल आहार देते हैं, चौथे महीने में पयो नवनीत रद्य भोजन और जांगल मांस रस, पयो नवनीत रद्य भोजन और जांगल मांस रस किसमें देते हैं, चौथे महीने में। 5वें महीने में वही क्षीर सर्पी है, 6ठे महीने और 7वें महीने पे स्टार लगा लेना गोक्षु सिद्ध घृत या यवागु 6ठे महीने में, प्रश्न पर्णी या पृथक पर्णी सिद्ध घृत 7वें महीने में, और 8वें महीने में वस्ती स्निग्ध यवागु और जांगल मांस रस। ऊपर लिख लेना चरक के अनुसार वस्ती 9वें महीने में, सुश्रुत के अनुसार वस्ती 8वें महीने में, और भेल के अनुसार वस्ती पूछे तो 5वें महीने में। चरक के अनुसार 9वें महीने में, सुश्रुत के अनुसार 8वें महीने में, और भेल के अनुसार गर्भिणी में वस्ती पूछा जाए किस महीने में देते हैं, तो भेल ने 5वें महीने में गर्भिणी में वस्ती निर्देशित की। ये वेरी एमपी टॉपिक है आयुर्वेद का। मॉडर्न का तो हमने देखा ही, लेकिन गर्भिणी की पथ्यावस्था आपको टिप ऑफ टंग होना चाहिए, कभी भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए कंफ्यूज नहीं होना। क्षीर, क्षीर प्लस मधुर औषध, क्षीर मधु सर्पी, क्षीर प्लस नवनीत, क्षीर सर्पी औषध, क्षीर सर्पी औषध, क्षीर प्लस यवागु, और लास्ट में वस्ती और योनि पिचु। सुश्रुत के अनुसार प्रथम 3 माह तक मधुर द्रव शीतल आहार, चौथे महीने में क्षीर नवनीत रद्य भोजन और जांगल मांस रस, 5वें महीने में क्षीर सर्पी, 6ठे महीने में गोक्षु सिद्ध घृत या यवागु, 7वें महीने में पृथक पर्णी सिद्ध घृत या यवागु, 8वें महीने में जो होता है वस्ती और जांगल मांस रस। ये हो गया। नेक्स्ट पेज पर टिक करना, फीटल ग्रिप टिक करना। फीटल ग्रिप जो होती है, फीटल ग्रिप जो होती है 4 प्रकार की होती है, ओनली नाम आपको याद होना चाहिए। फीटल ग्रिप 4 प्रकार की होती है, फंडल ग्रिप, अम्लाइकल ग्रिप, फर्स्ट पेल्विक और सेकंड पेल्विक। ये सिर्फ पढ़ने का है। तो फंडल ग्रिप के प्रकार पूछे तो 4 होते हैं, फंडल ग्रिप, पेल्विक ग्रिप, फर्स्ट पेल्विक, सेकंड पेल्विक और अम्लाइकल ग्रिप। अब ये प्रेगनेंसी में जो साइन का मैंने चार्ट आपको याद करवाया था कि कौन सा साइन को क्या बोलते हैं, वो अब यहाँ पे नहीं टिक करें, ओनली हमको टाइम पीरियड याद करना है। तो इधर साइड में जो है उसको क्रम से जीपीसीओ, जीपीओ है, इंदौर में क्या है जीपीओ है, यहाँ पे क्या है जीपी, जी से गोडेल साइन, पी से पाल्मर साइन, सी से चेडविक साइन और ओ से ओसिएंडर साइन। जीपीसीओ गोडेल, पाल्मर, चेडविक और ओसिएंडर, जीपीसीओ लिख लेना साइड में। और लास्ट में 3 है एचपीबी, हेगर, पिस्केक और ब्रोक्स्टनिक, हेगर, पिस्केक और ब्रोक्स्टनिक, ये लिखना आप सीख गए। इधर जीपीसीओ एचपीबी क्या है, तो गोडेल है, फिर पाल्मर है, फिर सी से चेडविक है, ओ से ओसिएंडर है, एस से हेगर है, पी से पिस्केक है और बी से ब्रोक्स्टनिक है। जीपीसीओ एचपीबी
अब इसका टाइम पीरियड पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते, लास्ट टाइम हेगर साइन से क्वेश्चन आया था, तो इसके साइन पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा वीक साइन किस वीक में। तो गोडेल साइन टिक कर लेना 4 से 6 वीक में, पाल्मर साइन 4 से 8 वीक में। पहले दोनों कितने में, 4 से 6 और 4 से 8। फिर दोनों बाकी जो बच्चे दोनों कितने, 8-8 वीक में, 4 से 6, 4 से 8, 8 वीक 8 वीक। फिर हेगर साइन जो है 6 से 10 वीक में, और पिस्के साइन 6 से 8 वीक में। पहले 4 से 8, 4 से 6, 4 से 8, फिर 8 वीक 8 वीक, फिर 6 से 10 वीक, और पिस्के साइन 6 से 8 वीक में, और लास्ट वाला 16 वीक में। लास्ट वाला कितने वीक में मिलता है, 16 वीक में मिलता है। लास्ट वाला कितने वीक में मिलता है भाई, ब्रोक्सटन एक साइन कितने वीक में मिलता है, 16 वीक में। 4 से 6, 4 से 8, 8 वीक 8 वीक, 6 से 10, 6 से 10, 6 से 8, और लास्ट वाला ब्रोक्सटन एक साइन कितने में मिलेगा, 16 वीक में। क्योंकि अगर हम इसे याद करेंगे, गोडल साइन 4 से 6 वीक में, पाल्मर साइन 6 से 8 वीक में, तो हमारी वहां पे खिचड़ी हो जाएगी एग्जाम में। तो हमको ये इधर क्रम याद हो जाए कि जीपीसीओ एचपीबी, और उसके सामने 1-2 बार लिख देख लेंगे कि 4 से 6, 4 से 8, फिर 8 वीक 8 वीक, 6 से 10, 6 से 8, लास्ट में 16 वीक। तो इजी वे में याद रहेगा। गर्भ के आकार, भार और गर्भावस्था की आकलन के लिए जो चार्ट दिया हुआ है, ये चार्ट आपको याद नहीं करना है, सिर्फ इनके फार्मूले के नाम एक बार पढ़ लेना है। मैकडोनाल्ड रूल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो मैकडोनाल्ड रूल टिक कर लेना, गर्भ की आयु का पता करने के लिए। गर्भ की आयु के लिए कौन सा रूल, एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन नहीं आया और आएगा भी नहीं, लेकिन एक बार रीड जरूर कर लेना। तो मैकडोनाल्ड रूल का प्रयोग जो होता है गर्भ की आयु का पता करने के लिए किया जाता है। दूसरा टिक कर लेना, जॉनसन फार्मूला। जॉनसन फार्मूला गर्भ का भार पता करने के लिए किया जाता है। अल्फ्रेड मेथड गर्भावस्था की अवधि पता करने के लिए की जाती है। और डाउन फार्मूला टिक कर लेना, गर्भाशय के आकार के लिए। तो एक बार पढ़ने का है, इससे एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन नहीं आया और आगे भी नहीं आएगा, लेकिन एक बार रीड जरूर कर लेना, कभी बाय चांस आ जाए। अब ये प्रेगनेंसी टेस्ट आप लोगों को सब पता ही है, नॉर्मली इसको टिक करना है। ग्रेविडेक्स टेस्ट जो होता है, एससीजी फाउंड होता है 2 डे आफ्टर मिस्ड पीरियड। 5 तारीख का महीना था, 2 दिन ऊपर चले जाए तो ग्रेविडेक्स टेस्ट करते हैं। इलिजा टेस्ट नीचे टिक कर लेना, फर्स्ट डे आफ्टर मिस्ड पीरियड, 1 दिन ऊपर हो तो बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं इलिजा टेस्ट में। और 2 डे मिस्ड पीरियड ग्रेविडेक्स टेस्ट किया जाता है। ईडीडी आपको सबको पता ही है, एलएमपी प्लस 9 मंथ प्लस 7 डे, एलएमपी प्लस 9 मंथ प्लस 7 डे, इसको हम ईडीडी कहते हैं। और दूसरा जो फार्मूला बोला, क्यूकिंग डेट, जिस दिन गर्भिणी को क्यूकिंग हुआ उससे आप 22 वीक जोड़ दो। जिस दिन क्यूकिंग होता है, क्यूकिंग डेट प्लस 22 वीक। तो ये 2 फार्मूले ईडीडी के याद रखना है। फिर इसके बाद में नीचे टिक करना, डाइटरी पैटर्न ऑफ रिकमेंडेड कैलोरी इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में प्रोटीन कितना लेना है, कैल्शियम कितना लेना है, आयरन कितना लेना है, ये भी एक बार आपको देखना है। तो इसमें टिक कर लेना, 2 फार्मूले चलते हैं इंडिया में, एक डब्ल्यूएचओ का और एक आपका आईसीएमआर का। तो पहले डब्ल्यूएचओ के अनुसार टिक कर लेना, प्रोटीन 55 प्लस 5 ग्राम देते हैं। आयरन वेरी एमपी 14 से 28 ग्राम, 14 से 28 मिलीग्राम आयरन। कैल्शियम 1200 मिलीग्राम देते हैं भाई, डब्ल्यूएचओ के अनुसार प्रेगनेंसी में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूछे तो 1200 मिलीग्राम। विटामिन ए 700, 750, विटामिन सी 30 और फोलिक एसिड 400। तो फोलिक एसिड वेरी एमपी इस पे स्टार लगाना। डब्ल्यूएचओ के अनुसार फोलिक एसिड पूछे तो 400, विटामिन ए पूछे तो 750 इंटरनेशनल यूनिट, कैल्शियम पूछे तो 1200 मिलीग्राम, आयरन पूछे तो 14 से 28 मिलीग्राम है ना, और प्रोटीन पूछे तो 55 प्लस 5 ग्राम। आईसीएमआर के अनुसार प्रोटीन 55 ग्राम है। आयरन वेरिएम पे आयरन आईसीएमआर के अनुसार प्रेगनेंसी में आयरन पूछे तो 40 ग्राम है, लेकिन डब्ल्यूएचओ के अनुसार 14 से 28 ग्राम मिलीग्राम है। कैल्शियम डब्ल्यूएचओ के अनुसार 1200 मिलीग्राम है और आईसीएमआर के अनुसार 1000 मिलीग्राम। आईसीएमआर के अनुसार प्रेगनेंसी में आया कैल्शियम कितना देना, 1000 मिलीग्राम। डब्ल्यूएचओ के अनुसार कितना देना भाई, 1200 मिलीग्राम देना है। और लास्ट फोलिक एसिड टिक कर लेना, फोलिक एसिड डब्ल्यूएचओ के अनुसार 400 माइक्रोग्राम था, और यहाँ पे आईसीएमआर जो होता है फोलिक एसिड ज्यादा देने को बोलता है। कितना देने को बोलता है, 500 माइक्रोग्राम। फोलिक एसिड बहुत महत्वपूर्ण है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देना, क्योंकि इसकी कमी से ही, फोलिक एसिड की कमी से डिफेक्ट ऑफ बर्थ वाले बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, और आज के समय में बहुत सारे बच्चे डिफेक्टेड बर्थ डिफेक्ट वाले, जैसे कि सीएचडी हो गया, न्यूरल ट्यूब फिट डिफेक्ट हो गया, ऐसी अनेक
क्लेफ्ट लिप हो गया, क्लेफ्ट पैलेट हो गया, ऐसी अनेक डिफेक्टेड बर्थ वाले बच्चे पैदा होते हैं और वो बच्चों का जीवन बहुत खराब हो जाता है। क्योंकि या तो इस संतान ना हो तो अच्छा है, लेकिन इस प्रकार का डिफेक्ट वाला बच्चा जब पैदा होता है कि सीएचडी उसको क्लेफ्ट लिप है, क्लेफ्ट पैलेट है, तो उसकी लाइफ जो होती है काफी संघर्षपूर्ण होती है। और खाना क्या, एक फोलिक एसिड की गोली, वो गांव की जो महिला होती है वो महिला एक फोलिक एसिड की गोली नहीं खाती है। तो हम लोग जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे आरबीएस के में हो, सीएचओ में हो, कम से कम फोलिक एसिड तो आपको वहां पे इसका बढ़ावा देना है। क्यों बढ़ावा देना है? क्योंकि इसके कारण भाई जो संतान हो रही है वो कहीं ना कहीं डिफेक्ट वाली बर्थ वाली हुई तो हमको कितना पाप लगेगा। तो चाहे हम सीएचओ में हो, चाहे हम आरबीएस के में हो, तो आप फोलिक एसिड की हिस्ट्री जरूर लेना है आपको जहां पे भी आप जॉब कर रहे हैं। क्योंकि कोई एक संतान जो है, हर जरूरी नहीं भाई फोलिक एसिड नहीं खाया तो हर किसी में डिफेक्ट वाला होगा, लेकिन आप परसेंटेज अभी देखेंगे तो परसेंटेज आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ऐसे डिफेक्टेड बर्थ वाले बहुत ज्यादा संतानें, बहुत ज्यादा बच्चे इंडिया में होने लगे हैं। और इसी को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरबीएस के गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है ना। उन बच्चों को ट्रेस करना, ऐसे बच्चे ना हो उसकी रोकथाम करना और उन बच्चों को की सर्जरी करवाना, उनकी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये आरबीएस की टीम का काम होता है। तो ये हम जहां पे भी जॉब कर रहे हैं वहां पे फोलिक एसिड का जरूर आप देखें, क्योंकि कोई एक बच्चा हम हमारे क्षेत्र में कोई डिफेक्टेड बर्थ वाला बच्चा पैदा ना हो तो कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छी बात है। अब आगे जो दिया हुआ गर्भणी में होने वाली व्याधियां, ये मैंने आपको बोर्ड पे समझाई भी नहीं है और इसमें से क्वेश्चन ज्यादा आते भी नहीं है। इसमें 3-4 पॉइंट महत्वपूर्ण है। एक तो क्वेश्चन पूछते हैं कि गर्भणी में भाई औषध, काश्यप के अनुसार गर्भणी में अगर फीवर आ जाए तो कितने महीने तक मेडिसिन नहीं देना है? पहले समय में, आजकल भी बहुत सारी मेडिसिन गर्भणी में नहीं देते हैं। स्टेरॉइड नहीं देना चाहिए गर्भणी में, क्लोरोक्विनिन भी बहुत ज्यादा सख्त जरूरत हो तो देना चाहिए। बहुत सारी दवाइयां गर्भणी में अगर देते तो बच्चे में तकलीफ हो जाती है। तो आचार्य काश्यप कहते हैं गर्भणी को ज्वर आए तो 4 महीने तक तो उसको औषधि नहीं देना। गर्भणी कितने महीने तक औषधि का निषेध है? तो काश्यप के अनुसार गर्भणी में 4 महीने तक औषधि का निषेध बतलाया गया। गर्भणी में अतिसार व्याधि हो तो क्या देना चाहिए? तो गर्भणी में अतिसार व्याधि हो तो कल्याणक अवलेह देना चाहिए। गर्भणी हल्लास होता ही है, वॉमिटिंग नोसिया उसको होता ही है, तो गर्भणी के हल्लास में क्या देते हैं? तो गर्भणी को अगर हल्लास हो, नोसिया वॉमिटिंग हो रही हो तो उसको भारंगी देते हैं। भारंगी चूर्ण को किसके साथ देते हैं? मधु के साथ देते हैं। गर्भणी को हृदय सूल हो, चेस्ट पेन हो तो इसकी ड्रग आप चॉइस क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो गर्भणी को हृदय सूल हो तो मातुलंग नींबू सौरस को किसके साथ देते हैं? सेंधव के साथ देते हैं। मातुलंग नींबू सौरस को किसके साथ देते हैं? सेंधव के साथ देते हैं। मातुलंग नींबू सौरस को हम किसके साथ देते हैं? सेंधव के साथ देते हैं। तो ये कुछ पॉइंट इसमें आपको टिक करना है, ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो ज्वर में एक तो टिक कर लिए, काश्यप के अनुसार प्रथम 4 माह तक गर्भणी में औषधियों का निषेध है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि काश्यप के अनुसार गर्भणी में कितने माह तक औषधियों का निषेध बतलाया? तो काश्यप ने 4 माह तक, शुरुआत के 4 माह तक गर्भणी में औषधियों का निषेध बतलाया है। फिर 4 माह के बाद में गर्भणी की चिकित्सा टिक कर लेना। प्रथम दिन उपवास कराना, दूसरे दिन लवण और स्नेह रहित पेय देना है। ज्वर शांत होने तक युवा को दोष कम हो जाने पर यूस अन्न और पुनः दोषों के कम होने पर मांस रस और दूध का प्रयोग करना। ये नॉर्मली पढ़ना है। क्वेश्चन आपके लिए ये महत्वपूर्ण है कि गर्भणी को प्रथम 4 कितने माह तक औषधियों का निषेध बतलाया काश्यप ने? तो प्रथम 4 माह तक औषधियों का निषेध बतलाया। अब नीचे टिक करना, अतिसार में टिक कर लेना। पहली लाइन के लास्ट में देखिए कल्याणक अवलेह। एग्जाम कि गर्भणी में कल्याणक अवलेह का प्रयोग किस व्याधि में करना चाहिए? तो गर्भणी में कल्याणक अवलेह का प्रयोग किस व्याधि में करना चाहिए? अतिसार में। अतिसार में कल्याणक अवलेह का प्रयोग करना चाहिए, ये टिक करना है आपको। फिर इसके बाद में ये छर्दी, काश, श्वास, इन पे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, ये नॉर्मली एक बार आप पढ़ लेना। 8 नंबर पे टिक कर लेना हल्लास। गर्भणी में नोसिया वॉमिटिंग कॉमन होता ही है, तो गर्भणी में हल्लास हो रहा हो तो टिक करना। गर्भणी में हल्लास हो तो भूनिम्ब कल्क को मधु के साथ देते हैं। गर्भणी में हल्लास हो तो भूनिम्ब कल्क को मधु के साथ देते हैं। गर्भणी में हल्लास हो तो भूनिम्ब कल्क को मधु के साथ देते हैं। फिर नीचे टिक करना, गर्भणी में
सोप हो, स्वेलिंग भी आती है, ओडिमा भी गर्भणी में आता ही है, तो उष्ण जल से स्वेदन करने का बोला हरित ने। गर्भणी में ओडिमा, आओ आ जाओ, मैं 5 मिनट। तो गर्भणी में सोप हो तो उष्ण जल से स्वेदन करते हैं। फिर गर्भणी में हृदय शूल वाला टिक कर लेना, हृदय शूल की तकलीफ हो, चेस्ट पेन हो, गैस बनती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एसिडिटी भी बहुत होती है, गैस भी बहुत होती है, तो उसको हृदय शूल, यहाँ पे चेस्ट पेन होने लगता है तो हृदय शूल की श्रेष्ठ मेडिसिन टिक कर लेना। मस्तुलिंग नींबू सौरस को सेंधव के साथ देते हैं और हृदय शूल की श्रेष्ठ औषध बतलाई, किसने बतलाई है? काश्यप ने बतलाई है। और लास्ट इसका 15वां नंबर उदावर्त, गर्भणी में उदावर्त की चिकित्सा में चरक ने अनुवासन वस्ती किससे निर्देशित की है? तो अनुवासन वस्ती नीचे टिक कर लेना। लास्ट में वीरणशाली साटिकुश की निरुवस्ती देते हैं, वीरणशाली साटिकुश की निरुवस्ती देते हैं। सायंकाल मुलेठी सिद्ध तेल की अनुवासन वस्ती देते हैं। और गर्भणी में वस्ती किस अवस्था में दी जाती है? तो गर्भणी में वस्ती नियुक्त अवस्था में दी जाती है, जब स्त्री उल्टी लेटा करके, नियुक्त मतलब कि उल्टी लेटा करके आपको वस्ती देना है। नॉर्मली वस्ती उत्थान अवस्था में दी जाती है, सुपाइन पोजीशन में दी जाती है, लेकिन गर्भणी में वस्ती आपको नियोग्य अवस्था मतलब गर्भणी उल्टी लेटी हो तब देना चाहिए। नीचे टिक कर लेना, हरित ने गर्भ के उपद्रव कितने माने? तो सिर्फ संख्या टिक कर लेना, हरित ने गर्भ के उपद्रव 8 माने हैं। काश्यप ने गर्भणी चिकित्सा स्थान में और अंतवर्तनी चिकित्सा खिल स्थान में वर्णन किया। ये 2 पॉइंट भी आपको देखना है। प्रीक्लाम्सिया एक्लाम्सिया मैंने आपको समझाया था भाई बीपी 140/90 हो, ओडिमा हो और प्रोटीन यूरिया हो, तो ऐसी कंडीशन को हम प्रीक्लाम्सिया कहते हैं, टिक करना। बीपी राइज 140/90 mmHg, ओडिमा और प्रोटीन यूरिया। और इक्लाम्सिया टिक कर लेना नीचे। ग्रीक वर्ड है जिसको हम फ्लैश ऑफ लाइटिंग कहते हैं। प्रीक्लाम्सिया ये अगर कन्वल्जन के साथ में हो, कोमा के साथ में हो, तो हम इसको इक्लाम्सिया कहते हैं। मोर कॉमन प्राइमरी में होता है 75%, और 5 टाइम्स मोर कॉमन होता है ट्विंस में। और MgSO4 इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। तो आज हम इतना ही देख रहे हैं, उस गर्भ में मैंने आपको समझा दिया है, ठीक, उसको हम कल कर लेंगे, ठीक है।